तो सबसे पहले यहाँ पे हम लोग जो पढ़ने वाले हैं वो है मेरा एंडोक्राइन सिस्टम। ठीक है, तो मेनली हम लोग इसमें कुछ कुछ पर्टिकुलर ग्लैंड के बारे में पढ़ेंगे और ये अपना सिक्रीशन डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम में पोर करता है और इससे क्या क्या इफेक्ट होता है हमारे बॉडी में, तो वो हम लोग को देखना है अभी। तो सबसे पहले डिफरेंस पहले तुम देख लो, एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में डिफरेंस क्या होता है। पहले दो कॉलम बना लो, डिफरेंस हम बता रहे हैं एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन और दूसरा है तुम्हारा एक्सोक्राइन। तो एंडोक्राइन क्या करता है, एंडोक्राइन अपना जो भी सिक्रेशन होता है वो डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में फ्लो करता है। तो इसको क्या लिखोगे कि दे डायरेक्टली pour their secretion into the blood stream और एंडोक्राइन एक्सोक्राइन ग्लैंड, देखो एंडोक्राइन ग्लैंड हुआ और ये एक्सोक्राइन ग्लैंड हुआ। तो एक्सोक्राइन ग्लैंड क्या करता है, ये अपना सिक्रेशन डायरेक्टली टू द टारगेट ऑर्गन में डालता है। ठीक है, इसको क्या बोलोगे कि दे डायरेक्टली डायरेक्टली बोलूंगा दे पोर देयर सिक्रेशन टू द टारगेट ऑर्गन और ग्लैंड, टारगेट ऑर्गन और ग्लैंड, सीधा ये ब्लड में नहीं डालता। एग्जांपल के तौर पे इसका क्या हो सकता है, मान लो सेलिवरी ग्लैंड। सेलिवरी ग्लैंड क्या करता है, सैलिवा सीक्रेट करता है डायरेक्टली टू द माउथ। सैलिवा तुम्हारा कभी भी ब्लड में नहीं जाता, ठीक है, डायरेक्टली टू द माउथ में सीक्रेट होता है। तुम फूड को च्यू करते हो क्योंकि वहां पे उसका जरूरत पड़ता है। तो ये हो गया तुम्हारा एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, ग्लैंड के यहाँ पे स्पेस नहीं है, ठीक है। एक हो गया एंडोक्राइन ग्लैंड, एक हो गया एक्सोक्राइन ग्लैंड। ठीक है, तो इसमें सबसे मेजर डिफरेंस इसका जो है यही डिफरेंस है एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन में, कि एंडोक्राइन अपने डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में पोर करता है और ये हमेशा टारगेट ऑर्गन या फिर ग्लैंड में प्रोड्यूस करता है। ठीक है, नीचे चलो इसको नोट कर लो। इसके बाद और एक दो कुछ डिफरेंस है जो छोटे छोटे डिफरेंस है, वो आगे जैसे हम लोग पॉइंट डिस्कस करेंगे तो वो डिफरेंस हम लोग ऐड करते हैं। ठीक है, चलो तुम स्टार्ट। नीड फॉर रेगुलेशन ऑफ द बॉडी एक्टिविटीज। The activities in our body are highly complex and they need to be regulated, that every activity takes place at a proper time and in a correct sequence. For example, the gastric juice, bile and pancreatic juice should be poured into the food canal only when there is food in it. Though this kind of regulation done to some extent by the nervous system, chapter 10, it is also brought by the chemical regulators called hormones. Seven major differences in the action of nervous system of hormones of the in the regulatory mechanism in our body are listed. देखो यहाँ पे सबसे पहले बताया गया है कि जैसे कोई भी हमारा एक्टिविटी जो कि हाईली कॉम्प्लेक्स एक्टिविटी है हमारे बॉडी में, फॉर एग्जांपल खाना खाना, ठीक है, जैसे तुम खाना खाते हो तो उसमें बहुत सारा बॉडी के ऑर्गन्स कोऑर्डिनेट वे में काम करते हैं। फॉर एग्जांपल क्या क्या हो सकता है, जैसे मान लो कि खाना तुमको लेना है तो तुम पहले प्लेट लेके जाते हो, तो क्या मस्कुलर कोऑर्डिनेशन तो हो रहा है,
तुम उसको खाने को पकड़े हो कोई प्लेट में, या फिर तुम खाना को उठा के अपने मुंह में डाल ही रहे हो, तो यहाँ पे मस्कुलर कोऑर्डिनेशन होना बहुत जरूरी है। तो पहले मस्कुलर कोऑर्डिनेशन हो रहा है, साथ साथ नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो रहा होगा ना, तुम्हारा ब्रेन सोच रहा है कि हाँ उस समय मुंह खोलना है, जब खाना मुंह में डालेंगे तब मुंह खोलना है और चबाना भी है, तो इस समय नर्वस कोऑर्डिनेशन भी हो रहा है तुम्हारा। जैसे एक बार खाना तुम्हारा एलिमेंट्री कैनाल से जा रहा है तो वहां पे तुम्हारा मस्कुलर मूवमेंट भी हो रहा है। हम बताए थे कि जो एलिमेंट्री कैनाल है उसमें एक रिदमिक मोशन होता है जिसको हम लोग कहते हैं पेरिस्टलाइसिस कहते हैं। तो यहाँ पे क्या हो रहा है, रिदमिक मोशन भी हो रहा है। ये खाना जो तुमने च्यू किया वो नीचे की तरफ जाएगा, ऐसा नहीं कि मुंह पे रह जाएगा, वो नीचे की तरफ जाता है। जैसे वो स्टोमक में पहुंचता है, जो स्टोमक पहले सेंस करता है हाँ कुछ आया है, तो तब वो एसिड पोर करेगा, गैस्ट्रिक जूस पोर करेगा। ऐसे खाली पेट में कभी भी गैस्ट्रिक जूस पोर नहीं होगा, वरना पेट के जो लाइनिंग जो भी एरिया है उसको वो खराब कर देगा। उसके लिए खाना होना बहुत जरूरी है, तभी जाके ये एसिड या फिर हार्मोन्स रिलीज होगा और उस पर काम करेगा। अब इसमें भी क्या होगा, जैसे तुम मान लो तुम चीनी वाला सब्सटेंस कुछ खा रहे हो, तो उसको ब्रेक डाउन करने के लिए हमारा बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस करता है, लेकिन अगर तुम चीनी नहीं खाए हो तो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं होगा। ठीक है, ऐसा देखो, ऐसा जो नॉर्मल मान्यता है कि चीनी खाने से डायबिटीज होता है, ऐसा बिल्कुल गलत मान्यता है। गलत मान्यता इसलिए है क्योंकि हमारा बॉडी अपने अनुसार इंसुलिन प्रोड्यूस करता है। मतलब अगर तुम मान लो कि 2 किलो मिठाई खा लोगे तो ज्यादा इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा, अगर मान लो तुम मिठाई खाओ ही नहीं तो बॉडी इंसुलिन प्रोड्यूस ही नहीं करेगा। मेनली ये जितना भी बीमारी होता है वो सारा तुम्हारा ऑटोनोमिक नर्वस का बीमारी के कारण होता है। मेनली हम बताए थे ना कि उस दिन थोड़ी देर पहले जो चैप्टर पढ़े थे नर्वस सिस्टम, नर्वस सिस्टम में बताए थे कि स्ट्रेस, नर्वसनेस, ठीक है, एंजाइटी, ये सब भी एक बहुत बड़ा बीमारी है जिसके कारण ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होता है। ठीक है, और अगर ऑटोनोमिक नर्वस सिस्टम इफेक्ट होगा तो उसके कारण क्या होगा, तुम्हारा ये सब बीमारी होने का चांसेस ज्यादा हो जाता है, क्योंकि तुम्हारा कुछ कुछ हार्मोन्स नहीं प्रोड्यूस होगा, कुछ कुछ हार्मोन ज्यादा प्रोड्यूस होने लगेगा। तो जब भी डेफिशिएंसी या फिर एफिशिएंसी ऑफ हार्मोन होता है तब जाके बीमारी होती है। ठीक है, तो यहाँ पे बताया सबसे पहले अभी डिफरेंस बताया है हार्मोन कंट्रोल और नर्वस सिस्टम के बीच में डिफरेंस बताया, 2 कॉलम यहाँ पे दिया है और इसमें बताया है कि हार्मोन कंट्रोल में क्या अंतर होता है और नर्वस कंट्रोल में क्या अंतर होता है। तो देखो सबसे पहले हार्मोन कंट्रोल में बोला है ये मेनली स्लो होता है। स्लो होने का मतलब क्या है, बॉडी को रिएक्ट करने में थोड़ा समय लगता है। फॉर एग्जाम्पल कोई भी हार्मोन बॉडी में रिलीज हो रहा है, ठीक है, उसको खत्म कर मतलब उसको यूज करने में थोड़ा टाइम लग जाता है, लेकिन नर्वस कंट्रोल बहुत फास्ट होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो मच्छर काट रहा है, तुमको तुरंत पता चल जाता है कि हाँ मच्छर काट रहा है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी में स्टिमुलस, तुम्हारा बॉडी से वो स्टिमुलस के फॉर्म में ब्रेन में जाता है। उसका जो पेन है, पेन हुआ या फिर प्रेशर हुआ, बॉडी का वेट हुआ, मच्छर का बॉडी का वेट तुम्हारे बॉडी के ऊपर जैसे वो बैठा तो तुमको प्रेशर फील हो जाता है, तुमको जैसे वो स्ट्रिंग अपना डाल रहा है अंदर, तुमको उसका पेन फील हो जाता है। तो ये क्या होता है, तुरंत विद इन अ मिली सेकेंड तुमको पता चल जाता है। तो नर्वस सिस्टम कंट्रोल क्या हो गया, मेनली बहुत फास्ट हो गया। और हार्मोन्स क्या होगा, थोड़ा देर में। फॉर एग्जाम्पल मान लो कोई इंसान को जैसे जहर दिया जाता है, तो जहर ऐसा नहीं कि तुरंत खाया तो मर गया, वो मेनली साइनाइड के केस में ऐसा होगा। लेकिन मेनली क्या होता है कि कुछ समय लगता है, क्योंकि तुम्हारा बॉडी में फिर बॉडी उसको एब्जॉर्ब करता है, उसमें से जो टॉक्सिन निकला उसको एब्जॉर्ब करेगा, तो उसको असर होते होते कम से कम आधा घंटा 1 घंटा तो लगता है। तो इसलिए कहा गया नर्वस क्या होता है, मेनली नर्वस बहुत फास्ट होता है और हार्मोनल कंट्रोल क्या होता है, थोड़ा स्लो होता है कंपैरेटिवली, नर्वस के कंपैरेटिवली थोड़ा स्लो होता है। दूसरा hormone control transmitted chemically through blood, nervous control transmitted electrochemically through nerve fibers and chemical across synapses. हाँ देखो, हार्मोन कंट्रोल किसके थ्रू होता है, तो हमने बताया था कि हार्मोन जो होता है वो डायरेक्टली जैसे एंडोक्राइन्स जो भी सिक्रेशन सिक्रेट करता है उसको हम लोग हार्मोन्स कहते हैं। तो हार्मोन कहाँ पे वो डाला, ब्लड में डाला। अब ये ब्लड को पूरे बॉडी में दौड़ने में समय लगता है, इसलिए टाइम लगा, ठीक है, स्लो हुआ। तो ये मेनली कैसे ट्रांसमिट होता है, थ्रू ब्लड। और जो हमारा नर्वस सिस्टम है वो अपना ट्रांसमिशन कैसे करता है, थ्रू स्पेशल सेल्स कॉल्ड न्यूरॉन्स। न्यूरॉन्स के बारे में पता है, हमारे बॉडी में बिलियंस ऑफ न्यूरॉन्स है और इसी से हम लोग का बॉडी में ट्रांसमिशन होता है और ये बहुत फास्ट होता है। ठीक है, इसमें ब्लड की जरूरत नहीं पड़ती। नेक्स्ट, hormone control affects different organs widespread in body. Nervous control affects only the particular muscles or the gland. हाँ अब देखो जैसे हार्मोन कंट्रोल ये अफेक्ट करता है डिफरेंट ऑर्गन्स ऑफ द बॉडी, जैसे पूरे बॉडी में फैला हुआ है तो पूरे बॉडी को अफेक्ट कर सकता है। लेकिन जो हमारा नर्वस है वो क्या करेगा, सिर्फ पर्टिकुलर मसल या फिर ग्लैंड का अफेक्ट करेगा। फॉर एग्जांपल जैसे तुम्हारे हाथ में चोट लगा तो तुमको हाथ में ही फील होगा, ऐसा थोड़ा होगा तुम्हारे बॉडी में पूरा पेन होने लगेगा। ठीक है, तो वो सिर्फ तुम्हारे हाथ में एक पर्टिकुलर लोकेलिटी में तुमको फील होगा। हाँ, Hormone control effect is short term or long lasting. Nervous control effect only short lived. हाँ, तो हार्मोन के बारे में बोला है कि उसका जो इफेक्ट है वो शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। और नर्वस के बारे में बोला है उसका जो होता है शॉर्ट लिव्ड होता है। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुम्हारे हाथ में पेन हो रहा है, जिस कारण तुमको पेन हो रहा है तुम उसको हटा दिए तो तुमको पेन खत्म हो जाएगा। लेकिन ये हार्मोन में क्या है, इसका जो इफेक्ट है शॉर्ट टर्म भी हो सकता है, लॉन्ग टर्म भी हो सकता है। तो शॉर्ट टर्म और लॉन्ग टर्म के बारे में बताते हैं। फॉर एग्जाम्पल मान लो तुमको प्यास लगता है,
पानी प्यास लगता है, यू फील थर्स्टी। क्यों फील करते हो थर्स्टी? तुम्हारे बॉडी में देखा जाता है कि तुम्हारे बॉडी में पानी कितना है। अगर तुम्हारे बॉडी को लगता है कि ब्रेन को लगता है कि बॉडी में पानी कम है, तो वो क्या करता है, एडीएच हार्मोन सीक्रेट कर। अभी हम लोग आगे पढ़ेंगे। हमारा पिट्यूटरी ग्लैंड एक हार्मोन सीक्रेट करता है जिसको हम लोग कहते हैं एडीएच, एंटी डायरेटिक हार्मोन। ये एंटी डायरेटिक हार्मोन क्या काम करता है, तुम्हारे बॉडी को बताता है कि हाँ पानी की कमी है, पानी को रोकना है, मतलब पानी को स्टोर करना है। तो तुम्हारा ब्रेन क्या करता है, किडनी में, किडनी को बोलता है कि अब पानी ज्यादा एक्सक्रीट नहीं करना है, तो वो क्या करता है, बैक किडनी ऑस्मो रेगुलेशन के थ्रू पानी को ज्यादा छोड़ता नहीं। इसलिए मेनली देखा गया है कि गर्मी के दिन में क्या होता है कि यूरिनेशन बहुत कम होता है, ठंडा के दिन में यूरिनेशन बहुत ज्यादा होता है, क्योंकि उस समय बॉडी में पानी बहुत था, इवापोरेशन वगैरह, मतलब बॉडी में जो परस्पिरेशन होता है वो भी नहीं हो पाता, जिसके कारण क्या होता है, बॉडी में पानी बहुत ज्यादा होता है। इसी कारण ठंडा के दिन में पानी बहुत ज्यादा निकलता है, मतलब यूरिनेट बहुत लोग ज्यादा करते हैं। गर्मी के दिन में कम यूरिनेट करने का रीजन क्या है, बॉडी को पता रहता है कि परस्पिरेशन हो रहा है, स्वेटिंग हो रहा है, पर्सन को ऑलरेडी पानी की कमी है, तो एडीएस सिक्रेशन ज्यादा हो जाता है, जिसके कारण क्या होता है, वो जल्दी पानी को बॉडी से बाहर निकालने नहीं देता। ठीक है, तो ये कौन रेगुलेट कर रहा है, तुम्हारा एडीएच। ये कौन रेगुलेट कर रहा है, तो हार्मोन रेगुलेट कर रहा है। अब तुम देखो, जैसे कोई पानी पी लिया, ठीक है, तो उसका प्यास बुझ गया, लेकिन अगर कोई पानी नहीं पिया तो उसका प्यास तो लगा हुआ रहेगा। ठीक है, हो सकता है कभी कभी तुम पानी पीने के बाद तुम्हारा जो तलब है पानी पीने का, वो तभी मेंटेन रहता, लगता है कि बहुत प्यास लगा है, लगेगा तुम एक कुआं पानी पी जाओगे, है कि नहीं। लेकिन 2 गिलास 3 गिलास पीने के बाद तुम्हारा मन नहीं कर रहा पीने का, लेकिन अभी भी प्यास है, अभी भी तुमको फील होता है कि और पानी मिलता तो, लेकिन बॉडी अलाउ नहीं कर रहा है, मतलब पेट में जगह नहीं है पानी पीने के लिए। ऐसा होता है क्यों, ये बिकॉज वो ऑलरेडी तुमको कर दिया है, मतलब ऑलरेडी तुम्हारे बॉडी में वैसा एहसास डेवलप कर चुका है कि अब पानी पीना चाहिए, और तुमको मिला तो तुरंत वो उसका सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिसके कारण और तुमको तलब लगता है कि हाँ और पानी पीना चाहिए। नेक्स्ट, Hormone control cannot affect growth. Nervous control cannot affect. Hormone control can हार्मोन affect. कंट्रोल कैन अफेक्ट ग्रोथ और नर्वस कंट्रोल कैन नॉट cannot अफेक्ट। अच्छा, तो ये भी जानते हो कि हमारे बॉडी में जो पिट्यूटरी ग्लैंड है वो ग्रोथ हार्मोन भी रिलीज करता है, तो ग्रोथ हार्मोन की वजह से पर्सन के बॉडी में ग्रोथ होता है, या फिर पर्सन नॉर्मल हाइट का होता है। इसमें भी 2 तरह की बीमारी होता है, हम लोग देखेंगे आगे चल के, जब हम लोग ग्रोथ हार्मोन के बारे में पढ़ेंगे तब देखेंगे 2 बीमारी के बारे में, एक जाइजेंटिज्म जिसको बोलते हैं, एक ड्वार्फिज्म बोलते हैं। तो जब हमारे बॉडी में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा होता है तो बहुत वेल डिफाइंड जॉ लाइन, पूरा चेहरा पे बहुत ज्यादा बोन्स का डेवलपमेंट होता है, तो उसको जाइजेंटिज्म कहता है, अभी आगे देखेंगे। ठीक है, तब डिस्कस होगा। नेक्स्ट है, Hormone control can bring about specific chemical changes and regulates metabolism. Nervous control does not influence chemical changes and cannot regulate metabolism. हाँ, तो हार्मोन कंट्रोल हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म को रेगुलेट करता है, मेनली थायराइड ग्लैंड। तो तुम्हारा जो थायराइड ग्लैंड प्रेजेंट आता है यहाँ पे, थायराइड की जगह जो होता है गले के पास जो होता है, ये हमारा बॉडी में मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करता है। मेटाबॉलिज्म रेगुलेट करने का मतलब क्या, तुम्हारे बॉडी में एनर्जी बनाना, एनर्जी डिस्ट्रॉय करना, एनर्जी का ट्रांसमिशन भी करना। कोई चीज के देखो 2 तरह का मेटाबॉलिज्म होता है, एक होता है एनाबॉलिज्म, एक होता है कैटाबॉलिज्म। एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव होता है, कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव होता है। तो एनाबॉलिज्म कंस्ट्रक्टिव बोलने का मतलब क्या, एनाबॉलिज्म का इस्तेमाल करके सेल्स बन सकता है, ब्लड बन सकता है, कुछ भी बन सकता है, कुछ बन रहा है। और कैटाबॉलिज्म डिस्ट्रक्टिव होता है, डिस्ट्रक्शन में क्या होता है, फूड का ऑक्सीडेशन होता है, फूड को डिस्ट्रॉय करके उससे एनर्जी निकाला जाता है। ठीक है, तो ये कौन कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ हार्मोन कंट्रोल के थ्रू हो सकता है, नर्वस के थ्रू नहीं हो सकता। ठीक है, वही बता रहा। नेक्स्ट, Hormone control cannot be modified by learning from previous experience. Nervous control can be modified to some extent by learning from previous experience. हाँ, हार्मोन कंट्रोल में क्या है कि तुम्हारा इसमें प्रीवियस एक्सपीरियंस का कोई लेना देना नहीं। ठीक है, फॉर एग्जांपल जैसे मान लो तुम चिकन खा रहे हो या फिर मीट खा रहे हो, तो इसके लिए पर्टिकुलर हार्मोन निकलेगा ऐसा कुछ नहीं है, सबके लिए उतना ही, जितना गैस्ट्रिक जूस सीक्रेट करेगा उतना ही सीक्रेट करेगा, कभी कुछ अमाउंट ज्यादा, कभी कुछ अमाउंट कम, वो अपने जरूरत के हिसाब से सीक्रेट करता है। लेकिन जो नर्वस कंट्रोल में है उसमें तुमको रिफ्लेक्स आर्क के बारे में तुम लोग सुने हो। फॉर एग्जांपल साइकिल से तुम जा रहे हो, अचानक कोई बिल्ली रास्ता क्रॉस कर रही है, तो तुम क्या करो, तुरंत ब्रेक लगा देते हो, है कि नहीं। तो वो क्या, प्रीवियस एक्सपीरियंस तुम्हारा, तुम उस समय तुम सोच भी नहीं रहे थे, लेकिन ऑटोमेटिक तुम्हारा ब्रेक लग गया। क्यों, रिफ्लेक्स आर्क, रिफ्लेक्स एक्शन के कारण ऐसा, क्यों, क्योंकि तुम्हारा बॉडी प्रीवियसली रिकॉर्ड किया है कि अगर कुछ भी इमरजेंसी दिखे तो तुरंत ब्रेक लगा देना है, रोक देना। ठीक है, तो ये सब क्या है तुम्हारा, ये प्रीवियस एक्सपीरियंस को भी याद रख के हम लोग करते हैं, ये नर्वस कंट्रोल होता है। हार्मोनल में प्रीवियस एक्सपीरियंस को कोई लेना देना नहीं। Hormones are secretion from specific cells or glands in the body and are carried to all parts through blood, but their effect is produced in one or more specific part, target organ, or cells only. Most hormones are secreted by special glands, the endocrine glands, meaning secrete internally, also called ductless gland, because their secretion are poured directly into the blood and not through any special duct. हाँ, तो देखो इसको हम लोग ऑलरेडी डक्टलेस ग्लैंड भी कहते हैं। इसमें एक पॉइंट और डाल दो, क्या इसमें एक पॉइंट और डालोगे, एंडोक्राइन ग्लैंड को क्या बोलते हैं, दीज आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। कभी कभी वन वर्ड में पूछ लेगा तुमसे क्वेश्चन
कि डैश आर कॉल्ड डकलेस ग्लैंड, तो क्या बोलोगे एंडोक्राइन आर कॉल्ड डकलेस ग्लैंड, तो क्या लिखोगे दे आर कॉल्ड डक्टलेस ग्लैंड। अगर ये डकलेस है तो इसका क्या बोलेंगे हम लोग, दे आर कॉल्ड ग्लैंड कंटेनिंग डक्ट। इसके पास डक्ट रहता है तभी वो अपने डक्ट के थ्रू टारगेट ऑर्गन और सेल्स तक अपना जो सिक्रीशन है वो पहुंचा सकता है। जैसे सैलिवरी ग्लैंड का एग्जांपल लिए, सैलिवरी ग्लैंड में डक्ट्स रहता है, वो डक्ट्स हमारे माउथ में ओपन होता है और वहां पे सैलिवा सिक्रीट होता है। और इसको डकलेस इसलिए कहते हैं क्योंकि जितना भी सिक्रीशन डायरेक्टली वो ब्लड में डाल दिया, ब्लड में पूरा बॉडी में फ्लो करता है ब्लड, अब जिसको जैसा जरूरत पड़ा वो ले लिया। Certain hormones are also produced from some such glands or body parts which otherwise have a different primary function. For example, the stomach and duodenum. Endocrine system. Endocrine system consists of several glands or granular cells which bring about the overall common function of chemical coordination in the body. Almost all endocrine glands act in a coordinated manner. They activate each other and work as a system of organs called endocrine system. A system is defined as a group of organs performing an overall common function. Endocrine glands secrete certain chemicals called hormones. हार्मोन्स। तो बस इसको एक ओवरऑल बता दिया कि एंडोक्राइन क्या होता है। एंडोक्राइन एक कलेक्शन या फिर एक ग्रुप ऑफ सेल्स कंटेनिंग हार्मोन, वो सिक्रीट करता है डायरेक्टली ब्लड स्ट्रीम में, और ब्लड स्ट्रीम में जाने के बाद सिंस ब्लड पूरे बॉडी में फ्लो करता है तो जिस टारगेट ऑर्गन को वो हार्मोन की जरूरत होती है वो हार्मोन को अपने लिए ले लेता है, यूज कर लेता है, खत्म कर देता है। एग्जाम्पल हम बताए, जैसे तुम कोई भी खाना खाए, मान लो तुम कैंडी खाए, कैंडी में क्या था, शुगर था, तो तुम जैसे खाना खाए तो तुम्हारा ये जो कैंडी है स्टोमक में गया, वहां पे गैस्ट्रिक जूस लगा, उसके बाद वो ड्यूडेनम में जैसे पहुंचा तब इंसुलिन सिक्रीट हुआ, तो इंसुलिन क्या किया, जितना जरूरत था उसको डाइजेस्ट करने के लिए, जो चीनी था उसको डाइजेस्ट कर लिया, और जो तुम्हारा विली था इंटेस्टाइन के अंदर में जो विली प्रेजेंट है उसको एब्जॉर्ब कर लिया। तो जितना जैसा जरूरत होता है, जिसको जितना जरूरत होता है वो ब्लड से निकाल लेता है, बस। जनरल प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन। अब हार्मोन का प्रॉपर्टीज क्या क्या है, पहचानोगे कैसे कि हार्मोन क्या क्या है, तो कैरेक्टरिस्टिक ऑफ हार्मोन बोलो, प्रॉपर्टीज ऑफ हार्मोन बोलो, क्या क्या है। तो सबसे पहले हार्मोन्स आर Hormones are secreted from their source and endocrine gland directly into the blood. They regulate the psychological process by chemical means. They affect the enzyme system of the body. They act on target organs or cells usually away from their source. तो देखो ये भी समझ में आ रहा है, यूजुअली अवे फ्रॉम द सोर्स। फॉर एग्जांपल प्रोड्यूस कहीं और हो रहा है, जैसे पिट्यूटरी ग्लैंड ग्रोथ हार्मोन प्रोड्यूस कहां कर रहा है, पिट्यूटरी ग्लैंड अपने जगह पे प्रोड्यूस किया, लेकिन सिंस वो ब्लड में डाल दिया और ब्लड पूरे बॉडी में ट्रैवल करता है, तो जैसा बॉडी पार्ट को जैसा ग्रोथ का जरूरत है वो उस अमाउंट में ले लेता है और ग्रो करता है, ठीक है। Hormones produced in one species usually show similar influence in other species. देखो ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, क्या बोला है कि हार्मोन अगर एक स्पीशीज में जो प्रोड्यूस हो रहा है वही दूसरी स्पीशीज में भी सेम इफेक्ट प्रोड्यूस करेगा। देखो इसका कहने का मतलब क्या है, जैसे भूख का अगर मान लो कोई हार्मोन होता है, मान लो कि भूख लगने का अगर कोई हार्मोन होता है, तो जो इंसानों में भूख लगने वाला हार्मोन है सेम टू सेम भूख लगने वाला हार्मोन कैट्स में भी होगा, डॉग्स में भी होगा। अब इसका कहने का मतलब क्या, जैसे इंसुलिन की बात हम कर रहे हैं, इंसुलिन क्या होता है तुमको पता है कि ह्यूमन बॉडी में इंसुलिन प्रोड्यूस होता है, वो शुगर को डाइजेस्ट करता है। तो हम लोग क्या करते हैं ना, हम लोग बैक्टीरिया को कुछ हम लोग बैक्टीरिया के लिए उसको म्यूटेट कर दिया, उसके बॉडी से इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगे। अब वो जो इंसुलिन प्रोड्यूस करेगा उसका भी सेम इफेक्ट होता है, जो ह्यूमन के बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस उसका सेम इफेक्ट होता है। तो इस तरह करके इंसुलिन का इंजेक्शन बनने लगा। इंसुलिन का इंजेक्शन कैसे बना, हमने क्या किया, कुछ आइदर कोई बैक्टीरिया लिया या फिर कोई एनिमल लिया, उसके बॉडी में कुछ म्यूटेशन किया ताकि वो लोग भी इंसुलिन प्रोड्यूस कर पाए। जैसे वो लोग इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगा उससे हम लोग लिए और अपने ह्यूमन बॉडी में यूज करने लगे, जिसको डेफिशिएंसी होगा हम लोग यूज करते हैं। तो इसीलिए इसमें बता रहा है कि अगर जानवर में भी वही हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है तो जो फंक्शन वो हार्मोन जानवर के बॉडी में करेगा वही फंक्शन ह्यूमन के बॉडी में करेगा। मतलब ऑलमोस्ट हर हार्मोन का हर इंडिविजुअल बॉडी में सेम फंक्शन होता है, बस। They are produced in very small quantities and are biologically very active. For example, adrenaline is active even in concentration of 1 part in 30 crore parts. तो देखो इसमें यही बोल रहे हैं कि बायोलॉजिकली बहुत एक्टिव होता है, ठीक है। मेनली टारगेट ऑर्गन उसको तुरंत एब्जॉर्ब कर लेता है, बहुत एक्टिव होता है कि उसको आराम से पहचाना जा सकता है। इतना पार्ट्स में एक पार्ट भी रहा तो वो पहचान लेगा, ठीक है। 300 बिलियन है ना, बिलियन बिलियन, ठीक है। Chemically, some hormones are peptides, proteins such as insulin, which are water soluble. Some are amines derived from amino acid,
such as adrenaline, again water soluble, and some are steroids derived from cholesterol such as testosterone, which are liquid soluble. लिपिड सॉल्युबल। जैसे यही बताया कि देखो हार्मोन बहुत तरह का हो सकता है, कुछ कुछ प्रोटीन सॉल्युबल भी हो सकता है, एग्जांपल इंसुलिन, तो इसको लिख लो, कभी कभी एग्जाम में पूछ सकता है। प्रोटीन सॉल्युबल हार्मोन क्या क्या हो गया? इंसुलिन। प्रोटीन सॉल्युबल हार्मोन, प्रोटीन सॉल्युबल हार्मोन क्या हो गया? इंसुलिन। ठीक है, वाटर सॉल्युबल, वाटर सॉल्युबल एग्जाम्पल एड्रेनलिन। उसके बाद कोलेस्ट्रॉल सॉल्युबल या फिर डेराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल या फिर कोलेस्ट्रॉल कंटेनिंग लिख सकते हो। तो इसका लिखा होगा टेस्टोस्टेरॉन। ठीक है, ये हो गया कोलेस्ट्रॉल डेराइव, जिसको हम लोग स्टेरॉइड भी कहते हैं। स्टेरॉइड मतलब क्या होगा? डेराइव्ड फ्रॉम कोलेस्ट्रॉल। ठीक है, एग्जांपल है इसका टेस्टोस्टेरॉन, टेस्टोस्टेरॉन। उसका इसमें भी बताया है कि इसमें भी कभी कभी ज्यादा सेक्रेशन या फिर कम सेक्रेशन हो सकता है। एक्सेस या फिर डेफिशिएंसी, कोई भी चीज का खराब होता है, इसमें वही बता रहा है कि देयर एक्सेस, Hypersecretion over secretion, or deficiency, hyposecretion or undersecretion both may lead to serious consequences. Hormones are not stored in the body and are excreted from the system. हाँ, तो उसका नेक्स्ट बताया कि हार्मोन हमारे बॉडी में सिक्रेट नहीं, हमारे बॉडी में सिक्रेट होता है पर स्टोर नहीं हो सकता, क्योंकि हमारा बॉडी प्रोड्यूस कर रहा है, उसको स्टोर करने के लिए प्रोड्यूस नहीं कर रहा है, वो बस यूज करेगा और बॉडी से बाहर वो एक्सक्रीट हो जाता है। ठीक है, किडनी में भी तुम लोग का एक छूट गया था जिसको हम कहा था ट्यूबुलर सिक्रेशन। ट्यूबुलर सिक्रेशन एक पॉइंट था, वहां पे हम लोग बोले थे कि ये तुम लोग का सिलेबस में नहीं है। ट्यूबुलर सिक्रेशन में मेनली यही था कि हार्मोन जो भी सिक्रेट होता है हमारा बॉडी से वो भी एक्सक्रीट हो जाता है ट्यूबुलर सिक्रेशन के थ्रू। ठीक है, तो हमारे बॉडी का जो भी हार्मोन है, तो जैसे हमारे बॉडी में हार्मोन टेस्टिंग से भी बहुत सारा बीमारी का भी पता चलता है। ठीक है, बहुत सारा चीज का पता चलता है हार्मोन टेस्टिंग से। कभी कभी देखते हो जैसे मान लो फॉर एग्जांपल किसी का ब्लड में कोई प्रॉब्लम है कि नहीं, तो उसका ब्लड में किस लेवल का हार्मोन, क्या हार्मोन है, वो टेस्ट करने से भी पता चलता है। ठीक है, अच्छा मेनली प्रेगनेंसी टेस्ट भी हार्मोन की वजह से ही होता है सक्सेसफुल। प्रेगनेंसी कोई इंसान, कोई औरत प्रेग्नेंट है कि नहीं ये पता करने के लिए क्या करते हैं? हार्मोन टेस्ट होता है। ठीक है, मेनली हार्मोन टेस्ट क्या होता है? उसके बॉडी में वो प्रोजेस्टेरॉन हार्मोन बहुत ज्यादा होने लगता है। ठीक है, जिसके कारण पता चल जाता है कि हाँ ही और सी इज प्रेग्नेंट और नॉट। गलती से Hormone is a secretion from some granular part of the body which is poured directly into blood and which acts on the target organs or cell of the same individual, bringing about coordination between distinct parts of the body. हाँ, तो ये बोला है कि पहले हार्मोन क्या है, कोई भी सिक्रेशन है, जिससे एक डेफिनेशन देते हैं नॉर्मल से। मेनली डेफिनेशन बहुत रेयरली पूछता है, लेकिन याद कर लेना ठीक रहेगा। कभी पूछ दिया तो कोई दिक्कत नहीं। तो हार्मोन का डेफिनेशन क्या होगा? सिक्रेशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट, इसको अंडरलाइन करना, अपने से लिख लेना। सिक्रेशन फ्रॉम सम ग्लैंडुलर पार्ट ऑफ द बॉडी व्हिच इज पोर्ड डायरेक्टली, तुम अपना वर्ड्स में बता सकते हो। हार्मोन क्या होता है? एक सिक्रेशन है, किसके द्वारा सिक्रेशन है? कोई ग्लैंडुलर ऑर्गन से सिक्रेशन। कहां पे सिक्रेट होता है? डायरेक्टली टू द ब्लड स्ट्रीम। ठीक है, और एक्ट ऑन ए टारगेट ऑर्गन और सेल, और वो किस पे काम करता है? क्या सब पे काम करता है? नहीं, वो सिर्फ एक स्पेसिफिक टारगेट ऑर्गन या फिर सेल पे काम करता है, जो कि कोऑर्डिनेशन अमॉन्ग बिटवीन द डिस्टेंट बॉडी पार्ट में वो हेल्प करता है, कोऑर्डिनेशन में मदद करता है। ठीक है, नेक्स्ट आ गया एंडोक्राइन ग्लैंड। तो एंडोक्राइन ग्लैंड में हम लोग मेनली पढ़ने वाले टोटल ये 7 ग्लैंड, जिसमें 4 तुम्हारे सिलेबस में बस वही पढ़ेंगे हम लोग, जैसे एड्रिनल, पैनक्रियास, थायराइड और पिट्यूटरी, यही 4 तुम्हारे सिलेबस में है। बाकी पैराथायराइड, थाइमस और गोनाड्स ये तुम्हारे सिलेबस में नहीं है। हाँ, बुक में दिया हुआ है, लेकिन 4 ही पढ़ना है हम लोग। नहीं, बाद में भी काम नहीं आएगा। तुम लोग का सिलेबस पहले से ही रिड्यूस है, मतलब तुम लोग का कोविड लेके सिलेबस का नहीं बात कर रहे हैं हम, इसके पहले वाला बैच का भी बात कर रहे हैं। उन लोग का भी सिर्फ 4 ही था सिलेबस। तुम लोग का हो सकता है कि और भी तुम लोग का रिड्यूस किया हो कोविड के कारण, लेकिन पता नहीं नहीं अभी। हाँ, वो हो सकता है 11-12 पढ़ना। Endocrine glands. The principal endocrine hormone producing glands in the human body have shown in the figure 12.1. These are enumerated below. Only the ones in bold faces are included in the syllabus: adrenal, pancreas, thyroid, pituitary.
We shall try to explain the location and major function of each of the. अब जितना भी जो एंडोक्राइन ग्लैंड है, इसका लोकेशन, इसका फंक्शन बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में अधिकतर यही क्वेश्चन ही आता है, ठीक है, लोकेशन फंक्शन बस। सबसे पहले आगे एड्रिनल ग्लैंड, तो एड्रिनल ग्लैंड, चलो हेडिंग डालो एड्रिनल ग्लैंड, एड्रिनल ग्लैंड। तो सबसे पहले इसका लोकेशन लिखो, एड्रिनल ग्लैंड लिखो, पहला पार्ट में लिखो इसका लोकेशन। लोकेशन कहाँ होता है? एज ए कैप ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, एज ए कैप ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी, एज ए कैप ऑन द टॉप ऑफ ईच किडनी। दोनों किडनी, लेफ्ट किडनी राइट किडनी के ऊपर में एक कैप जैसा जो रहता है उसको हम लोग कहते हैं एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। चलो नेक्स्ट, इसमें दो तरह का ये हार्मोन सिक्रेट करता है, ठीक है, तो मेनली दो हार्मोन, तो एड्रिनल से दो हार्मोन निकालो, एक लिखोगे एड्रिनल मेडुला और एक कॉर्टिसोल, ठीक है, एड्रिनल कॉर्टेक्स, हाँ, जो सिक्रेट करता है कॉर्टिसोल, तो एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स। तो एड्रिनल मेडुला और एड्रिनल कॉर्टेक्स ये क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करता है? तो एड्रिनल मेडुला से सिक्रेट होता है एड्रिनलिन, ठीक है, एड्रिनल मेडुला लिखो, एड्रिनल मेडुला क्या सिक्रेट करता है? एड्रिनलिन सिक्रेट करता है, एड्रिनल मेडुला सिक्रेट्स एड्रिनलिन, और एड्रिनल कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करता है? कॉर्टिसोल। एड्रिनल कॉर्टेक्स हाँ, सेक्रेट एड्रिनल कॉर्टेक्स सिक्रेट कॉर्टिसोल, कॉर्टेक्स कॉर्टिसोल, बहुत आसान है, कॉर्टेक्स है कॉर्टिसोल, CORTISON, कॉर्टिसोल। कॉर्टेक्स क्या सिक्रेट करेगा? कॉर्टिसोल। और मेडुला क्या सिक्रेट करेगा? एड्रिनलिन। मेडुला क्या सिक्रेट करेगा? एड्रिनलिन। और जो एग्जाम में हमेशा जो हिडेड क्वेश्चन है, द हार्मोन विच इज नोन एज फाइट और फ्लाइट हार्मोन, नाम क्या आएगा? एड्रिनल, ठीक है। ग्लैंड पूछेगा तो एड्रिनल, एड्रिनल ग्लैंड, और अगर हार्मोन का नाम पूछा तो क्या बोलोगे? एड्रिनलिन, याद रखना, ठीक है। तो इसको लिख लो स्टार मार्क करके, हर बार ये क्वेश्चन आया, ठीक है। द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, द फाइट और फ्लाइट हार्मोन, नाम क्या लिखोगे? एड्रिनलिन। द फ्लाइट और फाइट, फाइट और फ्लाइट एक ही बात है, लड़ना या फिर भागना, जिस हार्मोन का जरूरत पड़ता है वो क्या होता है? एड्रिनलिन। और इनके ग्लैंड पूछा तो एड्रिनल, और अगर ग्लैंड का नाम पूछा तो क्या बोलोगे? एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है, एड्रिनल ग्लैंड। ग्लैंड बोल रहे, ग्लैंड, ग्लैंड तो ग्लैंड एड्रिनल ग्लैंड है, ग्लैंड के अंदर में दो पार्ट हुआ, एक एड्रिनल मेडुला, मेडुला मतलब अंदर, कॉर्टेक्स मतलब बाहर का पार्ट, तो अंदर के पार्ट से एड्रिनलिन, बाहर के पार्ट से कॉर्टिसोल, ठीक है, ऐसे मिलकर ग्लैंड में एड्रिनल ग्लैंड, ग्लैंड में एड्रिनल ग्लैंड, ओवरऑल के लिए एड्रिनल ग्लैंड, ठीक है। अब देखो फाइट और फ्लाइट क्या होता है। फॉर एग्जांपल मान लो कि अगर तुमसे कोई कमजोर दिखता है तभी तो तुम उससे लड़ना चाहते हो ना, लेकिन अगर तुमसे ताकतवर दिखेगा तो उससे लड़ोगे क्या? नहीं, भागोगे। एग्जांपल, तुम्हारा दोस्त है, तुमसे पतला छितला है, तुम उसको पीट सकते हो तो तुमसे लड़ोगे जाके, अगर तुम्हारे साथ कुछ बदमाशी किया तो ऐसे जाके पीट देता है। लेकिन अगर तुमको मान लो कि कोई कुत्ता तुम्हारे पीछे दौड़ रहा है, तुमसे लड़ने तो नहीं जाओगे, तुम सीधा भागोगे, तो उस वक्त भी जो हार्मोन का जरूरत पड़ेगा वो क्या हो जाएगा? तुम्हारा एड्रेनलिन। और अगर सड़ रहा है तो ठीक है। तो चलो देखो, इसका अदर नाम भी बताया गया है, क्या नाम दिया है? एपिनेफ्रिन या फिर नोरा एड्रेनलिन, नॉर एड्रेनलिन, उसको नॉर एड्रेनलिन भी कहते हैं, नाम याद रखना, ठीक है। अदर नाम दिया है, पर्यायवाची शब्द जैसा होता है वैसे पर्यायवाची एड्रेनल, तो यहाँ का मेडुलस, ये क्या है? इसका दूसरा नाम दिया है Adrenal glands. The adrenal glands are like caps on the top of each kidney. Each adrenal gland consists of two parts, a central medulla and a peripheral cortex. Adrenal medulla secretes adrenaline. इसका नाम भैया pronounce नहीं करते। also called epinephrine, noradrenaline. Adrenaline is a hormone which prepares the body to meet any emergency situation, for fight, that is to face danger, or for flight, to run away from it. And extra energy and strength is provided to the body in that situation. Extra hormone is released into the blood at the time of emotional stress. When excited or angry, our adrenals produce a lot of adrenaline. The gland itself is stimulated by the nerve endings of the autonomic nervous system. ठीक है। तो इसके बारे में क्लियर है। एड्रिनल मेडुला क्या सेक्रेट करता है? एड्रिनल सेक्रेट करता है, जिसको फाइट और फ्लाइट हार्मोन कहते हैं। हमारा बॉडी को कभी भी इमरजेंसी का सिचुएशन उसको लगता है तो हमारे बॉडी को एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए,
तो जब एनर्जी बहुत ज्यादा चाहिए तब जाके ये एड्रेनल सीक्रेट होता है, एड्रेनलिन ग्लैंड सीक्रेट होता है। ये क्या काम करता है, ये ब्लड में शुगर या फिर ग्लूकोज का लेवल को बढ़ा देता है, ठीक है, ताकि हमारा सेल्स को एनर्जी मिले और वो भागने को तैयार हो जाए या फिर लड़ने को तैयार हो जाए, दोनों केस में उसको एनर्जी चाहिए, तो ये वही करता है। नेक्स्ट है तुम्हारा फंक्शन ऑफ एड्रेनलिन, तो क्या फंक्शन है? It increases heartbeat accompanied by an increase in blood pressure. It increases blood supply to the muscles while decreasing it to the skin and visceral organs. ये क्या होता है ये? विसरल ऑर्गन मतलब अदर पार्ट ऑफ ऑर्गन जो भी है, जैसे हमारा बॉडी को एनर्जी चाहिए, हमारे बॉडी के मसल्स को एनर्जी चाहिए ताकि उसको एनर्जी मिले ताकि वो लड़ सके, तो वो मसल्स में ब्लड को सप्लाई करता है। पहले तो हार्ट रेट को बढ़ा दिया ताकि ब्लड फ्लो बहुत तेजी से हो जाए, हमारे मसल्स को ऑक्सीजन ज्यादा मिले तो वो एनर्जी फील करे, तो हमारे मसल्स को ऑक्सीजन मिलेगा और जितना भी स्किन है या फिर जो ऑर्गन है जिसको जरूरत नहीं अभी ब्लड का, उससे ब्लड निकाल के सिर्फ मसल्स में ब्लड को डाले ताकि मसल्स स्ट्रांग हो जाए, आइदर वो भाग पाए या फिर लड़ पाए, उसके लिए काम करता है। More glucose is released into the blood by liver, like putting more fuel into the engine. The final dash to win a race is under the influence of adrenaline. तो फॉर एग्जाम्पल जैसे कोई आखिरी में तुम जो दौड़ रहे हो, फॉर एग्जाम्पल रेस में दौड़ रहे हो, तुम ऑलमोस्ट पहुंच गए हो एंड पे, तो तुम क्या होता है, एक एड्रेनलिन रश भी होता है कि हाँ अब ऑलमोस्ट हम पहुंच गए, तो बहुत तेजी से तुम चाहते हो पिकअप करने के लिए, उस समय में एड्रेनलिन रश होता है, ठीक है, तुम बहुत तेजी से जाके कंप्लीट कर लेते हो रेस को। Adrenaline. Adrenal cortex secretes many hormones, but the best known hormone is cortisol. हाँ, याद रखना एड्रेनलिन ये जो है कॉर्टेक्स है, ये बाउंड्री पे प्रेजेंट रहता है, ठीक है, देखो फिगर भी देख लो तुम लोग, मेडुला कहाँ पे है, अंदर की तरफ, कॉर्टेक्स कहाँ है, बाहर की तरफ। तो ये मेनली क्या सीक्रेट करता है, कॉर्टिजन। कॉर्टिजन क्या करता है, बॉडी में कोई भी इन्फ्लेमेशन होता है उसको रोकने का काम करता है। इन्फ्लेमेशन, कोई भी मान लो कोई ऑर्गन या फिर कोई भी बॉडी पार्ट अगर फुल गया, स्वेल अप कर गया, तो उसको उसके इन्फ्लेमेशन को कम करने में जो हार्मोन का जरूरत पड़ता है उसको हम लोग कहते हैं कॉर्टिजन। The cortical hormones are categorized as mineralocorticoids, regulates minerals metabolism, especially Na plus and K plus ions, and glucocorticoids regulates carbohydrate, protein, and fat metabolism. In general, the cortical hormones increase blood glucose concentration, influence fat and protein metabolism, regulate salt and water balance in the body, adapt the body to stresses such as extreme heat or cold, burns, infection, etc. Certain cortical hormones behave like sex hormones. They are both male as well as female hormones in both sexes. And overgrowth of cortex in young children leads to a premature sexual maturity. देखो इसमें दो तरह का हार्मोन, कॉर्टेक्स के बारे में दो तरह का बताया है, एक हो गया मिनरल कॉर्टिकॉइड्स, एक हो गया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड्स। मिनरल कॉर्टिकॉइड क्या करता है, हमारे बॉडी में जितना भी सॉल्ट है, फॉर एग्जांपल Na हुआ, फॉर एग्जांपल K+ हुआ, ये सब के आयंस को मेंटेन करने में मदद करता है, ठीक है। दूसरा बताया ग्लूकोकॉर्टिकॉइड, तो ये क्या करता है, रिलेटेड टू ग्लूकोज और एनर्जी, मतलब जितना भी हमारा बॉडी में ब्लड शुगर का कंसंट्रेशन है या फिर हमारा बॉडी में फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म, हमारे बॉडी में मान लो हो सकता है बहुत सारा फैट हो, प्रोटीन हो, तो उसको बर्न करने का भी जिम्मेदारी इसको मिलता है, ठीक है। तो फैट और प्रोटीन मेटाबॉलिज्म भी है, और बॉडी में वाटर बैलेंस भी करता है, क्योंकि ये K+ और Na+ को तो मेंटेन करता है, तो वाटर बैलेंस भी करेगा। याद करो किडनी में भी सिक्रेशन एब्जॉर्प्शन होता है K+ आयन का, Na+ आयन का होता है ना, तो ये कुछ अमाउंट तक वाटर बैलेंस भी कर सकता है हमारे बॉडी में, और ये हमारे बॉडी को अडाप्ट करने में मदद करता है। फॉर एग्जांपल बहुत ज्यादा गर्मी हुआ, बहुत ज्यादा ठंडा हुआ, बहुत ज्यादा स्ट्रेस हुआ, तो ये सबको भी हमारे बॉडी को अडाप्ट करने में होता है। और साथ साथ ये बताया कि अगर हमारे बॉडी में, जैसे ये कभी कभी सेक्स हार्मोन की तरह भी बिहेव करता है, जैसे कोई चिल्ड्रन, कोई भी जैसे उसका भी एज ग्रुप नहीं हुआ है, जैसे 10, कभी कभी किसी में सेक्सुअल मैच्योरिटी 10 में आ जाता है, 12 में आ जाता है, मेनली 12 के बाद से शुरू होना चाहिए, चाहे बॉय हो चाहे गर्ल हो, 12 के बाद, लेकिन किसी किसी में 8 में आ जाता है, 10 में आ जाता है, तो उसके बॉडी में जो चेंजेस 12 या 10 के बाद उसको दिखना चाहिए, वो उसको पहले ही दिखने लगता है, 8 में दिखने लगता है। तो ये भी कॉर्टिजन के एक्सेसिव होने के कारण होता है। पढ़ लो। Women with beard यही होता है कि अगर मान लो कि यही कॉर्टिजन हार्मोन अगर बहुत ज्यादा बॉडी में हो गया, ठीक है, कभी कभी नहीं ऐसा होता है कि कुछ फीमेल्स में मुस्टैच भी हो जाता है, और कुछ मेन में ब्रेस्ट भी डेवलप हो जाता है। उसके बड़ा सबसे बड़ा रीजन यही है कॉर्टिजन हार्मोन कि अगर बॉडी में ज्यादा, बोल रहे ना, कोई भी चीज ज्यादा हुआ या फिर कोई भी चीज कम हुआ तो बॉडी में क्या करेगा, कोई बीमारी लेके आएगा। तो सिमिलरली अगर कोई भी बॉडी में इम्बैलेंस हुआ तो क्या कर देता है, वैसा बढ़ा देता है।
If there is an overgrowth of adrenal cortex in a mature woman, she develops certain male characteristics such as a beard, mustache, and deep male voice. The condition is known as adrenal विरिलिज्म। देखो ये भी कभी कभी सवाल में आ जाता है, एड्रेनलिन विरिलिज्म। विरिलिज्म में क्या होता है कि एक फीमेल है जिसके बॉडी में कॉर्टेक्स हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया, जिसके कारण उसमें मेल का कुछ कुछ पर्सनैलिटी आ गया। फॉर एग्जाम्पल बियर्ड्स का ग्रो होना, वॉइस कड़ा होना, मतलब मेनली फीमेल का आवाज क्या होना चाहिए था, पतला होना चाहिए था, लेकिन मोटा आवाज होगा। ठीक है। If the overgrowth occurs in mature men, they may develop some feminine characteristics such as enlargement of breasts. और ये अगर वही मेल में हुआ तो उसको क्या हो जाता है, एनलार्जमेंट ऑफ ब्रेस्ट हो जाता है। नेक्स्ट है कि हाइपोसिक्रेशन। हाइपोसिक्रेशन मतलब क्या होता है, कम सिक्रेशन। अगर कम सिक्रेशन हो तब क्या प्रॉब्लम हो, हाइपो, याद रखना, हाइपो मतलब होगा कम, हाइपर मतलब होगा ज्यादा। अगर कम सिक्रेशन हो तब भी प्रॉब्लम है, ज्यादा सिक्रेशन हो तब भी प्रॉब्लम है। तो अगर कम सिक्रेशन हुआ तो हाइपोसिक्रेशन ऑफ कॉर्टिजन, Hyposecretion of cortisol from adrenal cortex causes Addison's disease. Symptoms are loss of energy, skin pigmentation, loss of weight, nausea, hypoglycemia, low blood sugar, sensitivity to cold and pain, increased susceptibility to infection, तो etc. देखो ये तुमको पता चल रहा है कि कॉर्टिजन कितना इंपॉर्टेंट हार्मोन है। देख रहे हो, हम लोग मेनली एड्रेनलिन के बारे में जानते हैं, लेकिन कॉर्टिजन भी कितना इंपॉर्टेंट काम कर रहा है। अगर इसकी कमी होगी तो एडिसन डिजीज होगा। उसका सिम्टम्स बताया है, लॉस ऑफ एनर्जी, बॉडी में लगेगा कि एनर्जी है ही नहीं। स्किन पिगमेंटेशन, तुम देखे होगे बहुत सारे लोगों का कि बॉडी में पैचेस के फॉर्म में स्किन पिगमेंटेशन हो गया, मतलब किसी का कलर यहाँ पे खत्म हो गया। दो कंडीशन होता है, एक होता है एल्बिनिज्म, एक होता है ल्यूकोडर्मा। तो मेनली ल्यूकोडर्मा इसके कारण होता है। एल्बिनिज्म तुम्हारा हेरिडिटरी हो गया, लेकिन ल्यूकोडर्मा तुमको देखोगे कोई कोई इंसान का चेहरा में डिफरेंट कलर दिखता है। क्यों कलर दिखता है, फॉर एग्जांपल उसका नॉर्मल कलर हो सकता है कि कुछ थोड़ा ब्राउनिश हो, लेकिन कुछ बॉडी में पैचेस में व्हाइट व्हाइट उसको दिखने लगता है। इसको बोलते हैं स्किन पिगमेंटेशन। ये किसकी कमी के कारण होता है, कॉर्टिजन हार्मोन की कमी के कारण होता है। ठीक है। दूसरा क्या बोला, लॉस ऑफ वेट, बॉडी में वेट बहुत कम, नोजिया, वोमिटिंग हो सकता है। हाइपोग्लेमिया मतलब लो ब्लड शुगर, सेंसिटिविटी टू कोल्ड और पेन, बहुत ज्यादा ठंड लगना या फिर बहुत ज्यादा दर्द होना। इंक्रीज सस्पेक्टिबिलिटी टू इन्फेक्शन, मतलब इन्फेक्शन का चांसेस बहुत ज्यादा। ठीक है। तो याद रखना कॉर्टिजन हार्मोन की कमी से इतना सारा चीज हो सकता है, लेकिन अगर ज्यादा हो गया तो Hypersecretion of cortisol from adrenal cortex causes Cushing's syndrome. Symptoms are Obesity, hyperglycemia, higher blood sugar, osteoporosis, weakness, salt and water retention. तो अगर कॉर्टिजन हार्मोन बहुत ज्यादा हो गया तो पर्सन को ओबेस बना देगा। ठीक है, मतलब मोटा बना दिया। हाइपरग्लाइसीमिया जिसको बोलते हैं हाई ब्लड शुगर। दूसरा बना है ऑस्टियोपोरोसिस। ऑस्टियोपोरोसिस क्या हो गया, हड्डी की बीमारी होती है। ठीक है। ऑस्टियोपोरोसिस मतलब क्या होगा, तुम्हारे बॉडी में वो हड्डी पिघलने लगेगा, या फिर पिघलने कहने का मतलब क्या है, तुम्हारा बॉडी असल में क्या है, स्केलेटन सिस्टम जो भी तुम्हारा है वो स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम। जरूरी नहीं कि तो हमेशा कैल्शियम लो, मान लो तुम कभी कैल्शियम ज्यादा लोगे तो तुम्हारा बोन्स को मजबूत करेगा, बोन्स में स्टोर होगा। लेकिन अगर मान लो तुम लॉन्ग पीरियड तक कैल्शियम नहीं लिए तो तुम्हारे यही हड्डी से कैल्शियम निकाला जाएगा। ब्लड क्या करेगा, हड्डी से कैल्शियम निकालेगा, तुम्हारे बॉडी के कमी को पूरा करेगा। तो इसीलिए मेनली क्या हो जाता है ना, कभी कभी ओल्ड एज होने के बाद हड्डी ब्रिटल हो जाता है, तुरंत टूट जाता है। तुम सुनोगे कोई इंसान, जैसे कोई ओल्ड एज का पर्सन, अगर वो गिर गया तो उसका हड्डी टूट गया, थोड़ा सा ही गिरा लेकिन हड्डी टूट गया, क्योंकि उसका बोन ब्रिटल हो चुका है। बॉडी में जब जैसे एज हो जाता है तो बॉडी कैल्शियम उतना नहीं एक्सक्रीट कर पाता है फूड से, तो उसको सप्लीमेंट्स दिया जाता है। इसलिए मेनली बूढ़े लोगों को कैल्शियम का टैबलेट्स दिया जाता है ताकि वो लोग का हड्डी खोखला ना हो जाए, तुरंत गिरने पे हड्डी हाथ पैर टूट ना जाए, इसलिए कैल्शियम का दवा दिया जाता है। ठीक है। तो ये सब भी तुम्हारा अगर हाइपर सिक्रेशन होने लगा तो ये बीमारी होने का चांसेस बढ़ जाता है। दूसरा बोला वीकनेस, हर बीमारी है। ठीक है, हर बीमारी में ऐसे ही होता है। सॉल्ट और वाटर रिटेंशन, बॉडी में नमक और पानी बहुत ज्यादा रिटेन होगा। ठीक है, तो ये ओबेसिटी का भी लक्षण है। पैनक्रियास, अच्छा एक चीज और ध्यान रखना, जो पैनक्रियास होता है ये तुम्हारा बोथ एंडोक्राइन और एक्सोक्राइन दोनों जैसा काम करता है। ठीक है, तो इसको स्टार मार करके नोट कर लो कि पैनक्रियास कैन एक्ट बोथ एज एंडोक्राइन एज वेल एज एक्सोक्राइन ग्लैंड। एंडोक्राइन भी साथ साथ एक्सोक्राइन। पैनक्रियास कैन एक्ट बोथ एज एंडोक्राइन एंड एक्सोक्राइन। ठीक है, अब कैसे कैसे, ये जो पैनक्रियाटिक जूस होता है ये डक्ट का इस्तेमाल करके सीधा पैनक्रियाज में जाता है। ठीक है, सीधा ड्यूडेनम में जाता है। तो इसको लिखो एज ए डक्ट ग्लैंड या फिर एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एग्जांपल बना रहे हैं, दोनों का एग्जांपल बता रहे हैं कैसे वो डकलेस भी है, डक्ट वाला ग्लैंड भी है। एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड, एज एन एक्सोक्राइन ग्लैंड इट सिक्रीट्स पैनक्रियाटिक जूस,
It secretes pancreatic juice through duct into the duodenum. Duodenum का स्पेलिंग होगा into the duodenum, DUODENUM, duodenum. ठीक है, तुम देख रहे हो ब्लड में नहीं डाल रहा है, कहां पे डाल रहा है? पैनक्रेटिक जूस को डियोडेनम में डाल रहा है। तो डक्ट का इस्तेमाल करके पहुंचा पैनक्रेटिक जूस को डियोडेनम में। और डगलेस के तौर पे कैसे काम करता है? पैनक्रियास के जस्ट बगल में एक स्पेशल ग्रुप ऑफ सेल्स होता है जिसको हम लोग कहते हैं ईस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। क्या कहते हैं? ईस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। ये ईस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस ही इंसुलिन प्रोड्यूस करता है जिसको वो डायरेक्टली ब्लड में डाल देता है। ठीक है, तो अब लिखोगे एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड, it has a special group of cells called islets of Langerhans. ये सवाल पूछा था एग्जाम में। क्या पूछा था? कि द ग्रुप ऑफ सेल्स which secrete insulin, तो कौन सा सेल्स है? तो इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस। इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस में कौन सा? उसमें भी दो एक सेल्स है, एक अल्फा है एक बीटा है। तो हम लोग देखेंगे मेनली जो इंसुलिन होता है वो बीटा सेल से प्रोड्यूस करता है। तभी चलो आगे हम लोग देखेंगे, फिलहाल ऐसे जान लो इसमें दो तरह का सेल्स होता है। तो इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस प्रोड्यूस करता है इंसुलिन। तो क्या लिखोगे कि एज एन एंडोक्राइन ग्लैंड इट प्रोड्यूसेस it contains a special group of cells called islets of Langerhans which produces insulin and pour it directly to the blood stream. सीधा वो ब्लड स्ट्रीम में डाल देता है and pour it directly to the blood stream. कोर्टिसोन का लेवल वो घटाना जा सकता है, मेडिकेशन खा के घटाया जा सकता है बिना मेडिसिन नहीं। क्या तुमको लक्षण लग रहा है ज्यादा हो गया? हाइपरसेक्रेशन, ओबेसिटी तो उसके कारण ओबेसिटी तुमको नहीं है, जो बाहर जाके खाते हो उसके कारण ओबेसिटी है। अगर तुम जितना तुम्हारे बॉडी को जरूरत है, अगर तुम उसको ज्यादा खाओगे तो बॉडी क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। ओबेसिटी कुछ होता है जो ऑटोमेटिक होता है, जो लोग नहीं भी खाता फिर भी वो मोटा हो गया, उसका ये बताया। जो खाता वाला बात, तुम ज्यादा खा रहे हो उसके कारण। ठीक है, फॉर एग्जाम्पल जैसे मान लो कि तुमको दिन भर खाली बैठे हुए रहना है, जैसे तुमको कोई बैठा हुआ है काम, फॉर एग्जाम्पल हमको पता है कि हमको सिर्फ बैठने वाला काम है, हमको फिजिकल वर्क नहीं है, तो हम क्या खाते हैं? 3 रोटी खाते हैं। मेरा बॉडी को उतना ही जरूरत है, बॉडी मोटाएगा नहीं। लेकिन अगर तुमको खाना है, तुमको अगर बैठ के काम करना है, लेकिन तुम खा रहे हो 6 रोटी, तो बॉडी क्या करेगी? जो एक्स्ट्रा 3 रोटी जो तुम खाए हो, बॉडी क्या करेगा? उसको स्टोर करेगा। तो तुमको अपने हिसाब से खाना चाहिए। फॉर एग्जाम्पल तुम देखो कि तुम्हारा वर्क कितना है, तुम्हारा बॉडी में अगर कोई फिजिकल तुमको काम नहीं तो ज्यादा मत खाओ, वरना क्या करेगा? वो तुमको ओबेस बनाएगा। और ज्यादा खाना बीमारी घटाना नहीं है, आजकल बीमारी बढ़ाता है। आजकल कोई भी मैल न्यूट्रिशन से नहीं मर रहा है, अधिकतर लोग ओबेसिटी से मर रहे हैं। ठीक है, तो ये ऑफिस में सब बहुत ज्यादा मोटा जाता है बैठे बैठे। हाँ, तो कम खाओ। नहीं तो सीधी सी बात है, कम खाओ, 2 रोटी खाओ, 3 रोटी खाओ, तुम्हारा बॉडी को उतना ही चीज दो जितना उसको जरूरत है। अच्छा, अब कम खाने का मतलब ये नहीं कि तुम बिल्कुल अपना एनर्जी को ही कट ऑफ करो। कुछ लोग क्या कहते हैं? नहीं खाते, बॉडी को एनर्जी तो जरूरत है, ऐसा नहीं होगा। फॉर एग्जाम्पल कोई हाथी को बोलेगा हाथी को पतलवाना है, कैसे पतलवाओगे? उसको 6 महीने खाना छोड़ दो, ऐसा होता है क्या? नहीं, वैसे वो मर जाएगा। हमारा बॉडी का लिमिट होता है फैट गलाने का। हमारा बॉडी मान लो एक दिन में इतना से ज्यादा फैट नहीं गला सकता, उतना में हम लोग का बॉडी का एनर्जी का एफिशिएंसी उतना पूरा नहीं होगा। हमारा बॉडी जितना भी फैट गला ले, हमारा पूरे दिन भर का कोटा पूरा नहीं हो सकता, उसको एडिशनल खाना चाहिए। अगर तुमको पतलाना है तो तुमको अगर जरूरत है 1000 कैलोरी का, तुम 500 कैलोरी लो, ताकि तुम्हारा बॉडी 500 कैलोरी यूज कर ले, साथ साथ तुम्हारा बॉडी का फैट का भी 500 कैलोरी ले, तभी तुम पतलाओगे। तुमको अगर 1000 कैलोरी का जरूरत है, तुम उसको दे रहे हो 1200 कैलोरी, तो क्या करेगा? 200 तुम स्टोर करेगा, तुम उसको 800 दो ताकि तुम्हारा बॉडी से वो 200 कैलोरी निकाले, है ना? तो ऐसे तुम बतला सकते हो। और तुम एक बार में कभी नहीं बतलाओगे कि 6 महीना खाना छोड़ के बतला के, नहीं होगा ऐसा, बीमार पड़ जाओगे। कैलोरी नापना होगा। तुम एग्जांपल में देखो, भूमि को देखो ना, वो जो मोटी है वो उतना खाती नहीं है, उसको यही बीमारी है सब। ठीक है, उसका बॉडी में कॉर्टिजन बहुत ज्यादा है, इसलिए कारण ओबेसिटी हो गया। ठीक है, वो खाने के कारण नहीं हो रहा है, वो उसके इस हार्मोन के ऊपर नीचे होने का। हाँ, नेक्स्ट आ गया पैनक्रियास। Pancreas is both a duct gland as well as a ductless gland.
As a duct gland, its secretion pancreatic juice is poured into the duodenum for digestion. As a ductless gland, it has special group of hormones secreting called islets of Langerhans. Islets of Langerhans, which are scattered in the entire gland. The islet cells produce three hormones: insulin, glucagon, and somatostatin. तो ये तीन हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, इसको अंडरलाइन कर लो। जो इस्लेट्स ऑफ लैंगर है वो तीन तरह का हार्मोन प्रोड्यूस कर रहा है, इंसुलिन, ग्लूकागॉन और सोमैटोस्टैटिन। इंसुलिन, ग्लूकागॉन, सोमैटोस्टैटिन, जिसमें तुम्हारे सिलेबस में इंसुलिन ग्लूकागॉन ही है, सोमैटोस्टैटिन नहीं है। इंसुलिन और ग्लूकागॉन दोनों उल्टा काम करते हैं एक दूसरे का। एक इंसुलिन क्या करेगा, इंसुलिन शुगर को डाइजेस्ट करके फैट और ग्लूकोज बनाएगा, और ग्लूकागॉन क्या करेगा, फैट और जो भी फैट है उसको पिघला के एनर्जी प्रोड्यूस करेगा। ऐसा होगा, ठीक है। आगे from three different kinds of cell called beta, alpha, and delta cells, beta, alpha, और and delta cells respectively. Note, somatostatin from delta cells is excluded from syllabus. चलो इंसुलिन। अच्छा, इंसुलिन के बारे में इसको नोट ही कर लो या फिर अंडरलाइन कर लो, बुक में अंडरलाइन करो या फिर नोट करो। इंसुलिन कौन सीक्रेट करता है, बीटा सेल्स ऑफ इस्लेट्स ऑफ लैंगरहैंस, ठीक है। बीटा सेल, इंसुलिन इज प्रोड्यूस्ड बाय बीटा सेल्स। चेक करता है राइज ऑफ शुगर लेवल इन द ब्लड। तुम लोग नॉर्मली जानते हो, इतना डायबिटीज का पेशेंट है इस दुनिया में कि सबको यूज्ड टू वही क्या होगा कि इंसुलिन के लेवल पर, डायबिटीज के लेवल पर इंसुलिन देना पड़ता है। तो इसका मेन काम क्या होगा, बॉडी में शुगर को कंट्रोल करना, ठीक है। तो ये शुगर को क्या करेगा, शुगर से एनर्जी बनाता है। इंसुलिन क्या करता है, बॉडी में जो भी एक्सेसिव शुगर है उसको कन्वर्ट करता है एनर्जी। ग्लूकागॉन उल्टा काम करेगा, ग्लूकागॉन क्या करेगा, फैट को एनर्जी में कन्वर्ट करेगा, और इंसुलिन क्या करेगा, एनर्जी को या फिर जो एक्सेस शुगर है उसको फैट में कन्वर्ट करेगा, ठीक है। Insulin secreted by beta cells checks rise of sugar level in the blood. This it does in two principal ways. It promotes glucose utilization by the blood cells, thereby reducing the blood sugar level. It stimulates deposition of extra glucose of the blood as glycogen in liver and muscles. हाँ, तो तुम्हारा जो इंसुलिन वो क्या करेगा, लीवर में स्टोर करता है ग्लाइकोजन के फॉर्म में फैट, ठीक है। जो भी एक्स्ट्रा ग्लूकोज उसको स्टोर करता है। और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लूकागॉन उल्टा काम करेगा, ठीक है। नेक्स्ट आ गया अंडर सिक्रेशन और ओवर सिक्रेशन। तो अगर इंसुलिन का अंडर सिक्रेशन हुआ तो पर्सन को क्या हो जाएगा, डायबिटीज हो जाएगा। कैसा डायबिटीज, दो तरह का डायबिटीज होता है, एक डायबिटीज मेलिटस होता है, एक डायबिटीज इंसिपिडस होता है। मेलिटस मतलब समझो हनी रिलेटेड, मतलब मीठा। तो ये चीनी की जो बॉडी में अगर जैसे शुगर में, जैसे यूरिन में अगर चीनी ज्यादा आ रहा है, यूरिन में अगर शुगर आ रहा है तो उसको हम लोग कहते हैं डायबिटीज मेलिटस। ये इंसुलिन की कमी के कारण होता है। और डायबिटीज इंसिपिडस एडीएच के कमी के कारण होता है। एडीएच हार्मोन याद करो, हम लोग किडनी वाले चैप्टर में पढ़े थे, इंसिपिडस वहां भी डिस्कस हुआ था। जब बॉडी में एडीएच हार्मोन कम प्रोड्यूस होने लगेगा तो वाटर वो रिटेन नहीं कर पाएगा, तो पर्सन को बार बार यूरिनेशन होगा। और यूरिन कैसा होगा, टेस्टलेस। टेस्टलेस बोलने का मतलब उसमें शुगर नहीं होगा। तो वो हो गया डायबिटीज इंसिपिडस। किसके कारण होता है वो, एडीएच की कमी के कारण होता है। और अभी जो होगा उसको हम लोग क्या कहेंगे, डायबिटीज मेलिटस कहेंगे, मतलब यूरिन कंटेनिंग शुगर। तो जिस पर्सन को डायबिटीज मेलिटस होता है वो लोग के यूरिन में चींटी लगती है। फॉर एग्जाम्पल मान लो अगर वो यूरिन करके चला गया, यूरिनेट करके चला गया, तो वहां पे चींटी आके वहां पे उसको, क्योंकि मीठा मिल रहा है उसको, क्योंकि यूरिन में चीनी था, तो जो चींटी जो खाता है चीनी वगैरह, तो चींटी आएगा या फिर कोटा आएगा, जो भी है। तो अंडर सिक्रेशन ऑफ इंसुलिन, under secretion of insulin. Insufficient secretion of insulin causes diabetes, most correctly diabetes mellitus और hyperglycemia. हाइपरग्लाइसेमिया, ठीक है। हाइपरग्लाइसेमिया मतलब क्या, हाइपर मतलब क्या, ग्लाइ मतलब क्या, मेनली रिलेटेड टू शुगर, ठीक है। हाइपर मतलब ज्यादा शुगर। यूरिन में अगर ज्यादा शुगर तो डायबिटीज मेलिटस, याद रखना। किसके कारण हो रहा है, अगर बॉडी में इंसुलिन कम प्रोड्यूस हो रहा है तो डायबिटीज मेलिटस। अगर बॉडी में एडीएच कम प्रोड्यूस हो रहा है तो डायबिटीज इंसिपिडस, ठीक है। The word mellitus means honey, referring to the passage of sugar glucose in urine. A diabetic person has high concentration of sugar in blood, excretes a great deal of urine loaded with sugar, feels thirsty because of the loss of water through too much urination, loses weight and becomes weaker and weaker. In certain cases, the person loses eyesight or vision. हाँ, तो देखो इसमें एक चीज और बताया गया है कि अगर मान लो कि बॉडी में जैसे शुगर प्रोड्यूस, मतलब शुगर को यूज ही नहीं कर पा रहा, तो पर्सन क्या करेगा, बॉडी का तो शुगर का रिक्वायरमेंट होता है, तो उसके बॉडी में जितना भी फैट होगा वो फैट पिघलना शुरू हो जाएगा। तुम देखोगे जिस पर्सन को शुगर होगा
अगर वो दवा नहीं खा रहा है, अगर उसको पता भी नहीं है, फॉर एग्जाम्पल कुछ लोग होता है इसको पता ही नहीं कि उसको शुगर है, अगर उसको पता नहीं है कि उसको शुगर है, कुछ दिन में तुम देखोगे 2 महीना 3 महीने में उसका बॉडी का फैट पूरा खत्म। क्यों? क्योंकि पतला होने का सबसे बड़ा रीजन ये है कि उसका बॉडी यूज नहीं कर पा रहा चीनी को, चीनी का रिक्वायरमेंट बॉडी में होगा ही एनर्जी के लिए, तो उसका बॉडी में जो भी स्टोर्ड फैट है बॉडी उसको ऑक्सीडाइज करके एनर्जी लेगी। ठीक है। दूसरी बात, अगर बॉडी में चीनी बहुत ज्यादा है तो तुम्हारा जो किडनी है ना, किडनी पे लोड बढ़ जाता है। पहले किडनी नॉर्मल उसको प्यूरिफाई कर रहा था, ब्लड को प्यूरिफाई कर रहा था, अब वो ब्लड में हो गया है चीनी, अब उसको प्यूरिफाई करने में किडनी पे इतना ज्यादा प्रेशर हो जाता है कि किडनी फेलियर का चांसेस बढ़ जाता है। तो मेनली देखा गया है कि डायबिटीज पेशेंट का किडनी फेल होने का चांसेस बहुत ज्यादा बढ़ जाता है, जिसको डायबिटीज मेलिटस होता है, क्योंकि उसके ब्लड में चीनी बहुत ज्यादा है, तो किडनी को प्रेशर ज्यादा हो जाता है ब्लड को साफ करने में। ठीक है। और तीसरी बात क्या है कि ऐसे पर्सन को क्या हो सकता है, मेनली आईसाइट प्रॉब्लम हो सकता है, बहुत सारा प्रॉब्लम, क्योंकि जो ब्लड है, ब्लड में तुम्हारा क्या है, कह सकते हो कि इसमें चीनी बहुत ज्यादा है, तो कभी कभी ऐसा हो सकता है कि तुम्हारा ये चीनी यूज नहीं हो पा रहा है ना बॉडी में, तो उसको एनर्जी का भी तो कमी हमेशा रहेगा, तो पर्सन को हमेशा पहली बार तो प्यास लगेगा क्योंकि वो बहुत बार यूरिनेट कर रहा है, साथ साथ वीकनेस भी लगेगा क्योंकि चीनी से जो उसको एक्स्ट्रा एनर्जी मिल रहा था अब उसको मिलना बंद हो गया। ठीक है, तो यही सब होगा। डायबिटीज मेलिटस खत्म ना लॉन्ग लाइफ। हाँ, ये जब तक तुम्हारा सेल्स अगर इंसुलिन प्रोड्यूस करने लगा तो खत्म हो गया, लेकिन अगर तुम्हारा सेल्स इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं कर पाया तो हमेशा रहेगा, लॉन्ग लास्टिंग रहेगा, है ना। तो उसके लिए हम लोग क्या करते हैं, बाहर से इंसुलिन का इंजेक्शन देते हैं। अगर किसी पर्सन को बहुत ज्यादा है, देखो हमारा बॉडी ऐसा नहीं है कि तुरंत में कम करना बंद कर दिया, ऐसा हुआ कि कल हुआ, कल को जैसे सवेरे उठे तो पूरा इंसुलिन मिलाना, आज से इंसुलिन हड़ताल, ऐसा नहीं होता। इंसुलिन होगा, धीरे धीरे होगा। कहने का मतलब क्या, पहले मान लो 100 ग्राम निकल रहा था, 100 ग्राम बहुत ज्यादा हो गया, मान लो 10 ग्राम निकल रहा था, तो किसी दिन निकलेगा 5 ग्राम, या फिर उसका क्वांटिटी जो पहले 10 निकलता था 5 ही निकल रहा है। तो उस तरह को रोकने के लिए क्या करते हैं, दवा देते हैं, मेडिकेशन चलता है तो चलो मैनेज हो जाता है। लेकिन कभी कभी होता है क्या कि बहुत ज्यादा कम हो गया, जो पहले 10 निकलता था अब निकल रहा है 2, तब क्या करना पड़ता है, खाने से पहले इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। ठीक है, तो उस केस में क्या करना पड़ता है, स्टमक में इंसुलिन का इंजेक्शन देना पड़ता है। हाँ, हर वक्त देना पड़ता है। हाथ में भी मेनली पेट में दिया जाता है। पेट में देने का इसलिए जरूरी है क्योंकि जहां पे उसका टारगेट ऑर्गन है वहीं पे उसको पहुंचना चाहिए। ठीक है, क्योंकि उसके पूरे बॉडी में भी इंसुलिन की कमी है, इंसुलिन है नहीं जो शुगर को करेगा। अगर तुम ब्लड में डालोगे तो जो शुगर में जो ब्लड है उसको वो यूज कर रहा है, ठीक है, लेकिन मेनली पेट में देना चाहिए। ठीक है, सिंगल आदमी हाथ में ले लेता है। तो पेट में आगे। The usual treatment by administrating insulin is not a cure, but only a method of supplying the hormone which is not being produced by the देखो यही बोल pancreas. रहा है कि यूजुअल ट्रीटमेंट बाय एडमिनिस्ट्रेटिंग इंसुलिन, मतलब जो तुम इंसुलिन डाल रहे हो सुई के द्वारा, ये तुम क्या कर रहे हो, उसमें जो बॉडी में जो इंसुलिन प्रोड्यूस नहीं हो रहा तुम उसका लॉस का बस मेकअप कर रहे हो। तुम बीमारी ठीक थोड़े कर रहे हो, तुम क्या कर रहे हो कि प्रोड्यूस नहीं हो रहा तुम दे रहे हो, बस और कुछ देते जाना। जैसे बिल्कुल वैसा थैलेसीमिया वाले पेशेंट वाला केस हो गया। थैलेसीमिया वाले पेशेंट में क्या होता है, ब्लड प्रोड्यूस नहीं होता, बॉडी उसका ब्लड नहीं बना पाता, तो हर महीना या फिर हर वीक, हर 14 दिन या फिर हर 18 दिन में उन लोग को ब्लड ट्रांसफ्यूजन देना पड़ता है, क्योंकि बॉडी में ब्लड प्रोड्यूस नहीं हो रहा है। इंसुलिन देता है तो क्यों बोलता है कि ज्यादा शुगर नहीं खाना चाहिए, तो फिर न्यूट्रलाइज ना कर देगा अगर देता है। देखो तुम इंसुलिन एक लिमिटेड या फिर नॉन क्वांटिटी में दियो, वो तो नॉर्मल खाने के लिए, मतलब तुम जो नॉर्मल जितना भी शुगर वगैरह आएगा उसको डिसॉल्व कर लेगा। अब तुम खा रहे हो 2 को मिठाई 4 को मिठाई, उसके लिए नहीं दिया जाता, तो ज्यादा क्वांटिटी में दो। तो अगर देना है तो ज्यादा क्वांटिटी में दो। अब कभी कभी प्रॉब्लम क्या होता है, ज्यादा इंसुलिन देने से भी प्रॉब्लम हो जाता है कि इंसुलिन शॉक हो जाता है, तुरंत पर्सन कोमा में जा सकता है। तो ज्यादा इंसुलिन भी सेहत के लिए बहुत खराब है, क्योंकि देखो तुम बाहर से दे रहे हो, तुम्हारे पूरे ब्लड में वो डिसॉल्व नहीं है, ब्लड के कुछ पोर्शन में वो डिसॉल्व है, उसके बाद पूरे बॉडी में फैलने में समय लगता है। तो बहुत ज्यादा इंसुलिन उसको दे दिए तो देर आर चांसेस कि वो पर्सन कोमा में चला जा सकता है। तो उससे राइज अप करने के लिए क्या करना पड़ता है, जैसे लग रहा है कि हाँ उसका तबियत खराब होने वाला है, जैसे इंसुलिन देने के बाद उसको लग रहा है कि हमको अब तबियत खराब होने वाला है, तो कहा जाता है कि तुरंत शुगर का बाइट ले लेने से, क्योंकि तुम्हारे बॉडी में इंसुलिन ज्यादा हो गया तो उसको न्यूट्रलाइज करने के लिए चीनी दे दो, तो चीनी देता है तब जाके वो नॉर्मल है। अभी पढ़ोगे आगे देखो। Over secretion of insulin, the sugar level in the blood is lowered. Brain may enter a state of coma if the level of sugar too low even for a few minutes. A similar thing may happen to a diabetic patient if an overdose of insulin is given. The patient may become unconscious. This is called insulin shock or हाइपोग्लाइकेमिया, and from the bite of sweet biscuit और sugar candy is helpful। देखो वही बताया गया, अगर कोई पर्सन को ओवरडोज चल गया शुगर इंसुलिन का तो उसको क्या हो सकता है, कोमा हो सकता है। इसीलिए उसको कोई चीनी का सामान या फिर कोई कैंडी वगैरह दे देने से वो मेंटेन हो जाता है। नेक्स्ट आगे ग्लूकागॉन। ग्लूकागॉन के बारे में Glucagon is secreted from alpha cells. It stimulates the इसको अंडरलाइन कर लो। glycogen. ग्लूकागॉन क्या करता है, अल्फा सेल से सेक्रेट होता है, उल्टा काम है इसका। क्या काम है इसका, ये फैट को पिघला के एनर्जी देगा।
इंसुलिन क्या करता था, एनर्जी को फैट बनाता था और स्टोर करता था ग्लाइकोजन के फॉर्म में लीवर में। और ग्लूकागॉन क्या करेगा, ग्लाइकोजन को तोड़ के एनर्जी देगा। ठीक है, तो समझो अगर किसी को पतलाना है तो उसके बॉडी में ग्लूकागॉन प्रोड्यूस होना ज्यादा होना चाहिए। ठीक है, ग्लूकागॉन प्रोड्यूस ज्यादा होगा तभी तो बर्न करेगा फैट को और तब जाके वो पतलाएगा। एक्सरसाइज ज्यादा करो। देखो तुम्हारे में उस पर कंट्रोल नहीं, सिंपल सी बात है। तो इंसुलिन पे तुम्हारा कंट्रोल नहीं है, क्या इंसुलिन पे तुम्हारा कंट्रोल है? नहीं। ग्लूकागॉन पे कंट्रोल है? नहीं। तुम्हारा बॉडी का जैसा रिक्वायरमेंट होगा वैसा प्रोड्यूस होगा। इंसुलिन का प्रोड्यूस होता है जब तुम चीनी ज्यादा खाते हो, होता है ना। सिमिलरली ग्लूकागॉन प्रोड्यूस कब होगा, अगर तुम्हारा बॉडी में एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा होगा। एनर्जी रिक्वायरमेंट ज्यादा कैसे होगा, एक्सरसाइज करो। इसलिए कहा जाता है ना कि एक्सरसाइज करो बर्न करेगा फैट। क्यों फैट बर्न करेगा, तुम एक्सरसाइज करोगे, बॉडी को एनर्जी की जरूरत है। अब बॉडी को एनर्जी तुरंत चाहिए, कहां से मिलेगा, तब ग्लूकागॉन को ऑर्डर मिलेगा कि जल्दी हमको फैट को जलाओ और एनर्जी दो, क्योंकि बॉडी को एनर्जी का रिक्वायरमेंट है। तो ग्लूकागॉन क्या करेगा, फैट को बर्न करेगा। तो ये तुम्हारे कंट्रोल में नहीं है, लेकिन तुम इसके कारण तुम उससे मदद ले सकते हो। कैसे मदद ले सकते हो, एक्सरसाइज करो। एक्सरसाइज करोगे बॉडी को जरूरत पड़ेगी एनर्जी का, ग्लूकागॉन से वो लेगा। It stimulates the breakdown of glycogen in the liver to glucose, thus it raises sugar level in the blood. नेक्स्ट है क्या, थायराइड ग्लैंड। तो ये भी हम लोग क्या क्या देख लिए, एड्रिनल ग्लैंड हम लोग देख लिए। हम लोग साथ साथ पैनक्रियास का जो सिक्रीशन है, जो डकलेस और साथ साथ जो डक्ट वाला ग्लैंड है, दोनों देख लिए। डकलेस के फॉर्म में वो इंसुलिन ग्लूकागॉन सिक्रीट करता है और डक्ट के फॉर्म में वो क्या सिक्रीट करता है, पैनक्रेटिक जूस सिक्रीट करता है। अब जो हम लोग नेक्स्ट देखने वाले हैं वो थायराइड। Thyroid. The thyroid is a beloved structure situated in front of the neck, just below the larynx. इसको लोकेशन नोट कर लो, थायराइड लिखो। बिब्लॉइड स्ट्रक्चर, जिसको बटरफ्लाई स्ट्रक्चर कहते हैं। इट इज अ बिब्लॉइड स्ट्रक्चर situated, बिब्लॉइड स्ट्रक्चर situated in the front neck, situated in the front neck just below the larynx। यहां पे देख रहे हो ना, ये गले के पास जो तुम देखते हो बिब्लॉइड स्ट्रक्चर, भैया तुम्हारा थायराइड। ठीक है, और ये क्या करता है, ये दो हार्मोन सिक्रीट करता है। दो हार्मोन में क्या क्या आ गया, थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। थायरॉक्सिन और कैल्सिटोनिन। अभी तुम लोग मेनली सुने हो कि बहुत ज्यादा बीमारी थायराइड रिलेटेड भी सुने हो ना, कि पर्सन बोलता है थायराइड हो गया। थायराइड क्या हो गया, थायराइड क्या हो गया, मेनली आइदर ओवर सिक्रेशन हो रहा है या फिर अंडर सिक्रेशन हो रहा है। लेकिन लोग क्या करता है, बस ऑर्गन का नाम बता देता है, ग्लैंड का नाम बता देता है, थायराइड हो गया। ठीक है, उसको पता नहीं है। तो इसमें भी दो तरह का बीमारी आता है, ओवर सिक्रेशन के कारण या फिर अंडर सिक्रेशन होता है, तब क्या बीमारी होता है। तो थायराइड में भी अलग होता है। जैसे कोई इंसान के बॉडी में अगर अंडर सिक्रेशन है तो वो थायराइड का गोली खाता है, जो थायरॉक्सिन होता है। थायरॉक्सिन असल में क्या होता है, कोई गोली होता है जिसमें थायरॉक्सिन है। तो जो कभी हो गया बॉडी में थायरॉक्सिन का, वो उससे पूरा हो जाता है। अगर किसी के पर्सन में थायरॉक्सिन ज्यादा प्रोड्यूस हो रहा है तो ऐसा गोली खाता है कि उसके रेगुलेट कर ले। ठीक है, पढ़ो। The two lobes are joined by a narrow isthmus interconnection. It secretes two hormones, thyroxine and calcitonin. Calcitonin is not in the syllabus. Thyroxine regulates the basal metabolism, that is the rate of cellular इसको अंडरलाइन करो, oxidation. द रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन हीट प्रोडक्शन एट रेस्ट। रेट ऑफ सेलुलर ऑक्सीडेशन रिजल्टिंग इन हीट प्रोडक्शन एट रेस्ट। देखो मेनली होता क्या है कि जब तुम लोग सोते हो तो तुम्हारा बॉडी उस समय भी हीट प्रोड्यूस कर रहा होता है। तो उस समय में जो इम्बैलेंस अगर होता है तो ये इसके कारण हो सकता है, थायरॉक्सिन हार्मोन के कमी के कारण ऐसा हो सकता है इम्बैलेंस। तो इसका मेनली काम क्या है, सोते समय जो बॉडी में हीट प्रोडक्शन होना चाहिए उसका ये जरूरत पड़ता है, रेगुलेट करता है। An increase in the secretion increases metabolism and a decrease in secretion lowers it. It also influences the general growth of body, ossification of bones, body temperature, mental development, etc. एक्सेट्रा। तो ये सब भी बहुत सारा काम करता है। तो अब देखते हैं अंडर सिक्रेशन, अगर बॉडी में कम प्रोड्यूस हो रहा है थायराइड तब क्या होगा, Insufficient secretion of thyroxine may lead to three conditions: simple goiter, cretinism, एंड मैक्सोडिमा। myxoedema. तो ये तीन बीमारी हो सकता है, आइदर सिंपल गॉइटर होगा या फिर क्रेटिनिज्म होगा या फिर मैक्सोडिमा होगा। तुम अधिकतर देखोगे, अधिकतर पेशेंट मैक्सोडिमा का तुमको मिलेगा। सिंपल गॉइटर बहुत कम मिलेगा, मिलता भी है लेकिन मिलेगा कम। क्रेटिनिज्म भी थोड़ा बहुत मिलेगा लेकिन मेनली वो यंग एज में होता है। और मैक्सोडिमा अधिकतर ओल्ड एज होने पर ऐसा हो जाता है, बॉडी में क्या होगा, फूलने लगेगा, देखो स्वेलिंग होने लगेगी। नेक्स्ट आएगा सिंपल गॉइटर। तो सिंपल गॉइटर को पहचानने का तरीका क्या, घेक सुने होना, पहले बहुत प्रचार दिया जाता था, अमिताभ बच्चन प्रचार देता था कि हमेशा आयोडाइज्ड युक्त नमक ही खाएं,
इसीलिए तुम देखोगे जितना सॉल्ट होता है हर सॉल्ट में आयोडीन दिया जाता है। मेनली जो लोग हिली एरियाज में रहते हैं वहां पे आयोडीन का कंसंट्रेशन, वहां के मिट्टी में आयोडीन का कंसंट्रेशन कम होता है, तो प्लांट को आयोडीन कम मिलता है, तो जो लोग साग सब्जी खाते हैं उन लोगों को कम आयोडीन मिलता है। लेकिन ये जो नमक में अगर तुम आयोडीन डाल के खाते हो तो तुम जो एक्स्ट्रा जो लॉस ऑफ आयोडीन हो रहा है तुम्हारे बॉडी को पूरा हो गया। तो इसलिए कहा जाता था कि नमक में जो आयोडीन युक्त नमक है वही खाना चाहिए। टाटा नमक, लोग तुम अभी से देखो 5 साल पहले का प्रचार देखो, सब में यही प्रचार होता था कि नमक जो है उसमें आयोडीन युक्त नमक। अभी भी आता है, हर जगह नहीं है। सिंपल वर्ड। Simple goiter is the enlargement of thyroid and is visible as a swelling in the neck. अच्छा, कभी कभी तुमसे ये पूछ सकता है कि कौन सा मिनरल का जरूरत पड़ता है थायराइड थायरोक्सिन को प्रोड्यूस होने के लिए। याद रखना आयोडीन। आयोडीन बहुत इंपॉर्टेंट मिनरल है थायरोक्सिन के अच्छे से काम करने के लिए। This is due to insufficient quality of iodine in Quantity food. of iodine. Of iodine in food. This condition is common in the people living in hilly regions where iodine is deficient in soil and hence in the food. तो यहाँ पे वही बोल रहा है कि अगर हिली एरियाज में आयोडीन प्रोड्यूस, वहाँ पे आयोडीन सॉइल में आयोडीन की कमी होती है, तो प्लांट में भी आयोडीन की कमी होती है। लोग प्लांट जो भी खाते हैं उसमें आयोडीन नहीं होता, तो उसको उतना सप्लाई नहीं मिलता, इसलिए उसका सप्लीमेंट के तौर पे तुम क्या यूज कर सकते हो, सॉल्ट जिसमें आयोडीन हो। ठीक है। Thyroid deficiencies are common in many parts of India. Use of iodized salt containing iodine in food is recommended because iodine is the active ingredient in the production of thyroxine. क्रेटिनिज्म मतलब तुम समझ लो, इसको बोलते हैं मंद बुद्धि। नाम सुना है मंद बुद्धि टाइप, है ना? मंद बुद्धि इसका मतलब क्या होता है कि उसका सोचने का या फिर समझने का क्षमता कम है। मेनली जो लोग मतलब बच्चे होते हैं, इन्फेंट में मेनली होता है ऐसा कि अगर कोई बच्चे को उसके बॉडी में थायरोक्सिन अच्छा से प्रोड्यूस नहीं हो रहा है तो ये क्रेटिनिज्म की बीमारी को भी न्योता देते हैं। Cretinism is a condition which affects the growth of children showing dwarfism and डॉर्फिज्म, पहली बात तो पर्सन नाटा होगा, डॉर्फ होगा। दूसरी बात क्या हो सकता है, मेंटल रिटार्डेड उतना दिमाग अच्छा से काम नहीं करेगा। This is due to defective development or early atrophy, degeneration of thyroid. Myxedema is a condition that affects an adult if his thyroid does not function properly. In this condition, the person becomes sluggish and a swelling of the face and hands. तो इसमें क्या होता है, पर्सन स्लगिश हो जाएगा, मतलब स्लो हो जाएगा, साथ साथ उसका जो हाथ या फिर पैर फूल जाए। ठीक है, मेनली ऐसा बीमारी होता है। मेनली अधिकतर लोगों को तुम क्या होगे, जितना भी थायराइड वाले पेशेंट है अधिकतर लोगों को ये 70% लोगों को ये मैक्सोडिमा होता है। चिकन में फैट नहीं होता, सिर्फ प्रोटीन होता है। कौन बोला फैट भी होता है? देखो प्रॉब्लम क्या है ना कि जो पोल्ट्री वाला चिकन होता है ये लोग समझते हैं कि मैन्युफैक्चरिंग में, रियलिटी नहीं है, ये लोग का मैन्युफैक्चरिंग होता है। जितना भी चिकन होता है, जो उसका जो चिक्स होता है, चिक्स में पहली बात तो एंटीबॉडी डालता है, एंटीबायोटिक डालता है ताकि उसको बीमारी ना हो। उसके साथ साथ उसको ऐसा इंजेक्शन दिया जाता है कि उसका बॉडी में फैट का ग्रोथ ज्यादा हो ताकि फ्लैश ज्यादा मिले। तुम देखोगे पोल्ट्री वाला चिकन दौड़ नहीं पाएगा, तुम उसको बाहर फेंक दो दौड़ नहीं पाएगा, क्यों? उसका बॉडी का वजन इतना बढ़ा दिया गया है कि उसका पैर बियर नहीं कर पाता। तुम देखो वो एक जगह पड़ा रहेगा, वो एक्टिव नहीं होता, वो सेहत के लिए बहुत हानिकारक होता है। मेनली नॉर्मल जो पोल्ट्री वाला नहीं, जो नॉर्मल देसी चिकन जो तुम बोलते हो वो सेहत के लिए ठीक है, क्योंकि वो चिकन दौड़ भी रहा है, उसमें कोई इंजेक्शन नहीं डाला गया है, कोई इंजेक्शन डाला नहीं गया कि उसका बॉडी में ग्रोथ ज्यादा हो, या फिर ऐसा कोई भी इंजेक्शन नहीं डाला है कि उसको बीमारी ना हो, ये नॉर्मल है, तो वो तुम ठीक है। लेकिन जो पोल्ट्री वाला होता है वो डेंजरस होता है। क्यों डेंजरस होता है? पहली बात तो उसमें एंटीबॉडी बहुत सारा डाला जाता है, और दूसरी बात उसके बॉडी में ऐसा इंजेक्शन डाला जाता है कि वो फूल जाए और ज्यादा फ्लैश। मेनली नॉन वेज बॉडी के लिए अच्छा नहीं, ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा नहीं नॉन वेज, सही बात हम बोलते तो नॉन वेज ह्यूमन बॉडी के लिए अच्छा है नहीं। हमारा बॉडी नॉन वेज के लिए कभी बना ही नहीं था। हमारा तुम देखोगे इंटेस्टाइन है, लार्ज इंटेस्टाइन, स्मॉल इंटेस्टाइन। हमारा इंटेस्टाइन जो है वो बिल्कुल सिर्फ और सिर्फ वेजिटेरियन करने के लिए। सुन लो पहले, जैसे मान लो कि तुम नॉनवेज खाते हो, प्रॉब्लम क्या है, ये सब देखो जितना भी कार्निवोरस एनिमल होता है उसका क्या होता है ना, उसका जो इंटेस्टाइन का लेंथ होता है वो छोटा होता है ताकि तुरंत वो खाया, हजम हुआ, बॉडी के बाहर निकल गया। हमारा जो इंटेस्टाइन होता है वो बिल्कुल हार्बिवोरस एनिमल जैसा होता है, जैसे काऊ का हुआ, बफेलो का हुआ, वो लोग का लॉन्ग इंटेस्टाइन होता है। क्यों? क्योंकि वो सेलुलोज को पचाने के लिए होता है। तो हमारा बॉडी भी वैसा ही है, हमारा इंटेस्टाइन भी बड़ा है। तो जब तुम नॉन वेजिटेरियन चीज खाते हो तो उसका जो समय है, मान लो कि वो 3 घंटे के बाद सड़ने लगता है। तुम्हारे बॉडी में जाने के बाद तुम्हारा बॉडी का जब उसको टेम्परेचर मिलता है तो 3 से 4 घंटे के बाद वो सड़ना शुरू हो जाता है। लेकिन तुम्हारा बॉडी में वो नॉनवेज कितना घंटा रहता है? 12 से 14 घंटा रहता है। मेनली 12 से 14 घंटा रहता है, एक एवरेज की बात हम बोल रहे हैं। 12 से 14 घंटे में वो रॉट करना शुरू हो चुका होता है।
ठीक है, जिसके कारण क्या होता है, कॉन्स्टिपेशन के चांसेस होता है। तुम देखोगे, तुम चिकन खाओ, मटन खाओ, कॉन्स्टिपेशन तो होगा थोड़ा लाइट। जिसका अगर कॉन्स्टिपेशन बहुत रेगुलर पीरियड के लिए, मान लो 3 महीना 4 महीने के लिए किसी पर्सन को कॉन्स्टिपेशन है, दिस विल गिव राइज टू पाइल्स। इसलिए नॉनवेज ह्यूमन बॉडी के लिए बना नहीं, वेज तो ह्यूमन बॉडी के लिए बना है। अब इसमें भी लोगों का प्रॉब्लम है कि लोग सोचता है कि लोग बोलता है कि हम लोग जो वेज भी खा रहे हैं, जैसे प्लांट में भी तो लाइफ है, तो इनडायरेक्टली तो हम प्लांट से भी लाइफ ले रहे हैं, एनिमल का भी लाइफ ले रहे हैं, प्लांट का लाइफ ले रहे हैं, एक ही बात है। तो देखो प्रॉब्लम ये होता है ना कि जो प्लांट का जो नर्वस सिस्टम होता है और ह्यूमन का जो नर्वस सिस्टम है बिल्कुल अलग है। तुम प्लांट को काट करके प्लांट कर सकते हो, स्टेम कटिंग से बहुत सारा प्लांट होता है ना, तो तुम उसको जो काटते हो तो उसको वैसा पेन नहीं होता जितना एक एनिमल को होता है। एनिमल को बिल्कुल वैसा पेन होता है जैसे ह्यूमन को पेन होता है। तो ह्यूमन का नर्वस सिस्टम और एनिमल का नर्वस सिस्टम ऑलमोस्ट सेम होता है। इसलिए हमारे शास्त्रों में भी कहा गया है नॉन वेज इज प्रोहिबिटेड, अल्कोहल बेवरेजेस नॉन वेजेस दीज आर प्रोहिबिटेड। क्यों प्रोहिबिटेड है? बिकॉज ऑफ दिस। उसके पीछे बहुत लॉन्ग साइंटिफिक थ्योरी, लेकिन लोग इन लोगों का जो टेस्ट हो गया है ना कि वो अब छोड़ नहीं सकता, चाह कर भी नहीं छोड़ सकता। अब जैसे मान लो कि कोई अंडा ही खाता है, तो अंडा अंडा असल में जो पोल्ट्री वाला है, पोल्ट्री वाला जो अंडा है असल में तो उसमें लाइफ नहीं है, नो डाउट उसमें लाइफ नहीं है, लेकिन जो देसी अंडा उसमें लाइफ है, तो वो भी एक तरह का हत्या हुआ। देसी अगर अंडा खा रहा है, लेकिन पोल्ट्री वाला खा रहा है तो वो हत्या नहीं। लेकिन वो भी लोग, मतलब हमारे शास्त्र में उसको मना किया गया, उसको टैबू के तौर पे देखा गया। ठीक है, वो असल में क्या है, वो एक हेन का एक मेंस्ट्रुअल साइकिल ही तो है। तुम हेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल कर रहे हो। अगर मान लो कोई फीमेल तुमको आके तुमको अपना मेंस्ट्रुअल साइकिल देगी, तो तुम क्या बोलोगे? छी, दूर रखोगे, है ना। तो सिमिलरली वो हेन का मेंस्ट्रुअल साइकिल ही तो है एक तरह से, डेड चीज ही तो आ रहा है उसकी बॉडी से। मेनली वो फ्यूज्ड नहीं है, लेकिन है तो वो उसका मेंस्ट्रुअल फ्लो ही, ठीक है नहीं। इसलिए वो ये सोच के नहीं खाना चाहिए। चलो नेक्स्ट आगे, ओवर सिक्रेशन। Over-secretion, excess of thyroxine secretion may also cause a kind of goiter called exophthalmic. एक्सोथैल्मिक गोइटर, एक्सोथैल्मिक गोइटर। और ओवर सिक्रेशन, अगर बॉडी में ओवर सिक्रेशन होने लगा थायराइड ग्लैंड का, तो थायरॉक्सिन बहुत ज्यादा होने लगा। थायरॉक्सिन अगर ज्यादा होगा तो क्या होगा? एक्सोथैल्मिक गोइटर। इसका जो सिम्टम्स है, सिम्टम्स क्या क्या हो सकता है? पर्सन में है इंक्रीज इन मेटाबॉलिक रेट, बॉडी में हीट प्रोडक्शन ज्यादा होगा, मेटाबॉलिक रेट ज्यादा होगा, रैपिड हार्ट बीट होगा, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ होगा, दम फूलने लगता है। सुने हो ना, बहुत लोग जैसे सीढ़ी पे चढ़ेंगे तो सांस फूलने लगता है, बिकॉज बहुत ज्यादा सिक्रेशन हो रहा है। Eyes are protruditing and forms a goiter in the neck. तो इसमें भी एक तरह का goiter। तो एक प्रॉपर फंक्शनिंग ऑफ द थायराइड में तो ये सब प्रॉब्लम है। तो ये सब याद कर लेना, याद रहेगा अच्छा से। अंडर सिक्रेशन में 3 बीमारी, क्या क्या बीमारी है? सिंपल गोइटर, दूसरा क्रेटिनिज्म, तीसरा मैक्सोडिमा। ठीक है, और ओवर सिक्रेशन हुआ तो एक्सोथैल्मिक गोइटर। याद करना बहुत आसान है, बहुत आराम से याद हो जाएगा। ठीक है, कुछ नहीं, बस समझना है। और सबको क्या करो, रिलेट कर करके याद करो। रिलेट करके याद करोगे जल्दी याद होगा। फॉर एग्जांपल तुम नॉर्मल डे टू डे लाइफ में देखते हो, जैसे डायबिटीज वाला है, तुमको याद हो गया होगा डायबिटीज मेलिटस क्यों होता है? क्योंकि शुगर ज्यादा हो जाता है ब्लड में। ठीक है, इंसुपिडिस क्यों होता है? अगर एडीएच कम होता है, तो एडीएच कम होगा तो बॉडी से यूरिन बहुत ज्यादा निकलेगा, तो उसको क्या कहते हैं? डायबिटीज इंसिपिडस। फिर उसके बाद तुम्हारा थायराइड के बारे में बता दिया कि बहुत सारे पर्सन को थायराइड की बीमारी होती है। तो थायराइड में भी कौन सा? मैक्सोडिमा ज्यादा होता है। क्वाइटर में वाइडर में तुमको गले में घेट दिखेगा, क्रेटिनिज्म में मंदबुद्धि टाइप तुमको दिखेगा, डॉर्फिज्म दिखेगा, और मैक्सोडिमा में क्या होगा? फूल जाएगा चेहरा और हाथ फूल जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आ गया पिट्यूटरी ग्लैंड। देखो पिट्यूटरी ग्लैंड बहुत इंपॉर्टेंट ग्लैंड है, जिसको हम लोग मास्टर ग्लैंड भी कहते हैं। स्टार मार्क करके इसको लिख लो, पिट्यूटरी ग्लैंड इज आल्सो कॉल्ड मास्टर ग्लैंड। हर वक्त क्वेश्चन पूछा जाता है, एक नंबर का पूछा जाता है। देखो एंडोक्राइन सिस्टम से कम एक्सपेक्ट करो 3 से 4 नंबर वन वर्ड का आएगा, और अधिकतर यही सब सवाल पूछते हैं। फाइट और फ्लाइट हार्मोन, मास्टर ग्लैंड, ठीक है, यही सब पूछेगा। और हाँ, ये सब तुम्हारा मार्क्स बढ़ाने वाला है, बस याद रखना। अच्छा, पिट्यूटरी ग्लैंड जो होता है बिल्ली, छोटा पैकेट बड़ा धमाका, बिल्कुल वैसा ही है। देखने में बहुत छोटा, 5 ग्राम के करीब होगा, लेकिन ये बहुत सारे ग्लैंड को रेगुलेट करता है। सोच रहे हो, अगर पिट्यूटरी ग्लैंड तुम्हारे बॉडी से निकाल दिया, पर्सन खत्म। ठीक है, पढ़ो। अरे अच्छा, ये कहाँ है? ये यहाँ पे रहता है, कान के पास, यहाँ कान के पास सिक्रेशन। इसलिए कहा जाता है कि इधर या फिर पीछे की तरफ नहीं मारना चाहिए, पीछे मेडुला रहता है, साइड में यहाँ पे पिट्यूटरी ग्लैंड रहता है। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट रीजन हुआ, समझा? आगे तो सेरिब्रम है, ऐसे तो पूरा ब्रेन ही इंपॉर्टेंट है, लेकिन फिर भी बता रहे हैं आगे में सेरिब्रम है, यहाँ पे सेरिबेलम है, और यहाँ पे मेडुला है। ठीक है, डिपेंड तो उसमें भी करता है, लेकिन उसमें ठीक है। Pituitary. The pituitary gland is a small projection about the size of a pea. साइज ऑफ पी मतलब सोना, एक मटर जितना दाना रहता है। सोच रहा हूँ उसका साइज एक मटर जितना दाना।
which hangs from the base of the midbrain below hypothalamus. It is popularly called the master gland because it seems to control practically all other endocrine glands. Pituitary gland has two distinct lobes. हाँ, तो The देखो इसमें दो anterior- लोब से दो हार्मोन, क्या क्या हार्मोन सिक्रेट होता है बहुत इंपॉर्टेंट है। एंटीरियर लोब, पोस्टीरियर लोब। एंटीरियर मतलब फ्रंट, पोस्टीरियर मतलब पीछे। the anterior pituitary and the posterior pituitary. The entire pituitary gland weighs about only 1.5 ग्राम। सोचो उसका वेट gram. कितना है, 1.5 ग्राम, 1.5 ग्राम, इतना ग्राम का है सर। और वो मास्टर ग्लैंड 1.5 1.5. 1.5 ग्राम। The front part of the posterior pituitary Is different from the rest of the lobe and is called the intermediate lobe. The intermediate lobe is almost absent in humans but much larger and more functional in some lower animals. ठीक। नेक्स्ट है क्या, हार्मोन फ्रॉम एंटीरियर पिट्यूटरी। तो एंटीरियर पिट्यूटरी से क्या क्या हार्मोन निकलता है, तो सबसे पहले ग्रोथ हार्मोन। देखो इसका नाम याद रखना, क्या क्या हार्मोन निकलता है एंटीरियर से। 4 हार्मोन निकलता है, ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, एड्रियो कोर्टिकोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच इसको कहते हैं। ठीक है, तो ग्रोथ हार्मोन मतलब जान ही रहे हो, ग्रोथ का काम क्या, नाम से पता चल रहा है। अगर ग्रोथ हार्मोन बॉडी में ज्यादा है, पर्सन जाइंट जैसा बड़ा हो जाएगा। अगर ग्रोथ हार्मोन बहुत कम है, पर्सन ड्वार्फ हो जाएगा। अगर सेम जितना जरूरत है उतना है, तो पर्सन अपना नॉर्मल हाइट। Growth hormone GH is essential for normal growth. It is also called सोमैटोट्रोपिन, somatic body tropic Stimulating, stimulating. body The deficiency of GH in childhood results in dwarfism. A dwarf, though fully developed, retains body portions of a child. The oversecretion in childhood results in gigantism. The long bones lengthen beyond normal, and human giants upon 2.7 meter in height are produced. If oversecretion of the growth hormone suddenly occurs in an adult, देखो ये कैरेक्टरिस्टिक है। अगर मान लो कोई अडल्ट है, उसके बॉडी में तुरंत ग्रोथ हार्मोन का बहुत ज्यादा प्रोडक्शन होने लगा या फिर बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगा, तो उसका जो जॉ लाइन है बहुत डेवलप हो जाएगा, चेहरे पे बहुत ज्यादा बोन्स का बनावट होने लगेगा, नोज पूरा लंबा हो जाएगा। तो उसका वही स्ट्रक्चर बताया, देखो कैरेक्टरिस्टिक बताया क्या क्या होगा। देयर इज एन एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ बोन्स इन द फेस, particularly the jaws ज्यादा डेवलप हो जाएगा। एंड इन द हैंड्स एंड फीट द पर्सन डेवलप ए लार्ज नोज एंड ए थिक लिप्स जो होगा बहुत थिक हो जाएगा। दिस कंडीशन इज कॉल्ड एक्रोमेगली। एक्रोमेगली याद रखना, ये टर्म है। एक्रोमेगली कौन सा टर्म है, अगर कोई एडल्ट में ग्रोथ हार्मोन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस हो गया, तो फेस पे बहुत ज्यादा बोन का डेवलप होना, जॉलाइन डेवलप होना, नोज लंबा होना, लिप्स थिक होना। ठीक है, इस कंडीशन को क्या बोला गया, एक्रोमेगली। थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन TH देखो थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, देखो इसका काम है मेनली, पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, पिट्यूटरी ग्लैंड डिक्टेट करता है थायराइड को कि काम करो। देखो इसका नाम मास्टर क्यों कहा गया, मेनली एक मास्टर का काम क्या है कि तुमको वो फोर्स करता है कि पढ़ो, या फिर तुमको कोई कारणवश बोलता है हाँ ये कर वो कर। तो सिमिलरली पिट्यूटरी ग्लैंड क्या करता है, डिक्टेट करता है किसको, थायराइड ग्लैंड को, कि तुम प्रॉपर्ली काम करो। उसको इसलिए बोलता है थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, मतलब थायराइड को स्टिमुलेट कर रहा है, काम करो। ठीक है, इसलिए उसको मास्टर ग्लैंड भी कहा गया है। activates thyroid to secrete thyroxine. नेक्स्ट आ गया गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन। Stimulating hormones regulate the activities of the टेस्टिस एंड ओवरी। तो गोनाड स्टिमुलेटिंग मतलब क्या, वो भी डिक्टेट करता है गोनाड सेल्स को, मतलब सेक्स सेल्स को, कि तुम अपना काम करो, मल्टीप्लाई। नेक्स्ट आ गया एड्रेनोट्रोपिक हार्मोन, एसीटीएच जिसको कहते हैं। regulates the activity of adrenal cortex. हाँ, तो ये कॉर्टेक्स को भी कंट्रोल कर रहा है एक तरह से, एड्रेनल ग्लैंड के कॉर्टेक्स को भी कंट्रोल कर रहा है, इन्फ्लेमेशन वगैरह सब चीज को कंट्रोल कर रहा है, वाटर लेवल को भी कंट्रोल कर रहा है। हार्मोन्स फ्रॉम पोस्टीरियर पिट्यूटरी, ये था एंटीरियर पिट्यूटरी। एंटीरियर पिट्यूटरी 4 हार्मोन क्या क्या है याद करो, रिकॉल करो। ग्रोथ हार्मोन, थायराइड स्टिमुलेटिंग हार्मोन, गोनाड स्टिमुलेटिंग हार्मोन और एसीटीएच, टोटल 4 हार्मोन। और पोस्टीरियर लोब 2 तरह का हार्मोन सीक्रेट करता है, एक हो गया तुम्हारा एडीएच और एक होता है ऑक्सीटोसिन। तो एडीएच के बारे में, The posterior lobe produces 2 hormones named vasopressin and oxytocin. हाँ ध्यान रखना, ये जो वासोप्रेसिन है ये एडीएच का ही दूसरा नाम। एंटी डायरेटिक हार्मोन का दूसरा नाम वासोप्रेसिन भी है, किडनी वाले चैप्टर में पढ़े थे, याद करो, एक्सक्रीटरी सिस्टम में हम लोग पढ़े थे। Antidiuretic hormone ADH, also called vasopressin, constricts blood vessels with rise in blood pressure. It also acts on the kidney, increasing reabsorption of water from the kidney tubules. Deficiency of ADH causes diabetes insipidus,
water diabetes in which urination is frequent and copious, कोप्लियस, resulting in the loss of water from the body and the person becomes thirsty. ये ऑलरेडी एक्सप्लेन कर चुके थे। डायबिटीज इंसिपिडस में क्या होता है, बॉडी में यूरिन बहुत ज्यादा प्रोड्यूस होने लगता है क्योंकि एडीएच कम प्रोड्यूस हो रहा है। एडीएच कम प्रोड्यूस होगा तो किडनी को डिक्टेट नहीं करेगा कि तुमको पानी एब्जॉर्ब करना, तो किडनी क्या करेगा, सारा पानी निकालते जाएगा, जिसके कारण पर्सन को थर्स्टी होगा, एनर्जी लॉस होगा। नेक्स्ट आता है ऑक्सीटोसिन। देखिए ये ऑक्सीटोसिन हार्मोन है ना, इसका दूसरा नाम भी इसको लव हार्मोन भी कहते हैं। ऑक्सीटोसिन को क्या कहते हैं, लव हार्मोन कहते हैं। अच्छा इसका मेन काम क्या होता है, ये कडलिंग इफेक्ट देता है। कडलिंग इफेक्ट होने का मतलब क्या होता है कि तुमको मेनली किसी को कडल करने का मन करता है, हग करने का मन करता है। मेनली ये कब होता है, देखो मेनली जो ऑक्सीटोसिन है ना, ऑक्सीटोसिन प्रोडक्शन बहुत ज्यादा तब होता है जब मेनली कोई फीमेल अपने बेबी को ब्रेस्ट फीड करती है। उस केस में क्या होता है, उसके बॉडी में ऑक्सीटोसिन लेवल अपने बच्चे के प्रति बहुत ज्यादा होता है, जिसके कारण उसको अपने बच्चे को कडल करने का मन करता है। ठीक है, तो ये मेनली एक तरह का, इसलिए इसको लव हार्मोन भी कहा जाता है। इसीलिए मदर का अपने चाइल्ड के प्रति जो इमोशंस है वो बिकॉज ऑफ ऑक्सीटोसिन भी है, कह सकते हो। Oxytocin stimulates vigorous contraction of uterus in a pregnant mother, leading to the birth of the baby. It also stimulates milk ejection. इट ऑल्सो स्टिमुलेट्स मिल्क इजेक्शन, तो ये मिल्क इजेक्शन में भी मदद करता है, जो बताए थे। Control of hormonal secretion, feedback mechanism. ये नहीं है तुम्हारा, बस तुम्हारा ये पूरा चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब तुम देखो इसका एक्सरसाइज बहुत आसानी से सॉल्व कर पाओगे। तुमको अगर याद होगा जो भी लेक्चर में हम बता रहे हैं, अगर अच्छे से याद होगा आराम से explain